कर दू स्टार्ट. Namaskar. Good morning to all of the participants and viewers. ICA Varun Sharma. Welcome on behalf of ICA branch Jaipur in today's webinar on controversial issues on GST input under section 16 subsection 2, 16 subsection 4 and rule 36 sub rule 4. Today's speaker is Mr. Arpit Haldia ji. Now, first of all, I would like to request our charming and dynamic chairman, C. Anil Yadav ji, for welcome address. Please, Anil ji, start. Thank you, sir. Thank you, Varun ji. Thank you. Respected Arpit Haldia sir, respected all the members present here. A very good morning to all of you. I see Anil Kumar Yadav, chairman of Jaipur branch, welcome you all in today's webinar. Friends, I know कि सब लोग अर्पित सर को सुनने आए हैं और अर्पित सर की तो हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है. ऑथर्स में अगर ले तो बुक लिख देते हैं. स्पीकर पे नॉट ओनली सिर्फ ये राजस्थान के मतलब है फ्रॉम जोधपुर, बट आई थिंक मैं इनको देखता हूँ कि कभी साउथ के अंदर भी जा रहे हैं जो स्पीकर बन के और कभी नॉर्थ में. अदरवाइज तो क्या होता है कि मैं कुछ स्पीकर कैसे देखता हूँ कि नॉर्थ में है तो नॉर्थ में ज्यादा डिमांड रहती है, साउथ के हैं तो साउथ में, वेस्ट में है तो वेस्ट में. पर अर्पित सर इज ऑलराउंडर ऑल ओवर इंडिया. मैं कहीं वेबिनार देखिए हमारे पास जो नोटिफिकेशन आते रहता है तो वहाँ हर जगह अर्पित सर का आई थिंक अभी सर अगर मैं गलत नहीं तो थोड़ी देर पहले भी आप ही विशाखापट्टनम में या कहीं पे आपका वेबिनार था. तो डेफिनेटली तो जयपुर ब्रांच में आज जो मेंबर्स हैं कई लोग बाहर से और हमारे साथ जुड़े हुए हैं टॉपिक के ऊपर. तो थैंक यू सो मच सर जयपुर ब्रांच को टाइम देने के लिए. मैं बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. मैं सब लोगों से कुछ चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा. बस सिंस कोविड गया नहीं है, कोविड में प्लीज आप लोग थोड़ा सा मैरिज का सीजन चल रहा है तो मैं बहुत मैरिज में जाके देखता हूँ कि लोग जब अंदर आ जाते हैं तो बिल्कुल उनके वहां से चेहरे से मास्क भी गायब हो जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग गायब हो जाती है. तो प्लीज आप लोग ये ना बोलिए. अगर आपको जिस टाइम खाना खाना है, अगर जो भी आपको करना है तो मास्क तो बिल्कुल पहन के रहे. किस तरह से आपको मैनेज करना है वो आप लोग उसको देखें, सीरियस रहें. क्योंकि अभी तक दो ही कैटेगरी हो रही है कोविड के अंदर. एक तो वो कैटेगरी है जो बिल्कुल डर रही है, जो रह रही है बोला हाँ कोविड है. वो कैटेगरी है वो सोच रही है कोई कोविड नहीं है. तो इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में जब आप आएंगे तब आपको पता लगेगा कितना खतरनाक कोविड है. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप किसी भी चीज को हल्के में ना लें और अपना और अपने फैमिली का बिल्कुल ध्यान रखें. सेकंड चीज, जयपुर ब्रांच में कोविड हेल्प डेस्क स्टार्ट कर रखी है. इनकेस अगर जयपुर में किसी को प्लाज्मा डोनर की जरूरत पड़ती है, इनकेस किसी को आईसीयू बेड की जरूरत पड़ती है, किसी को हॉस्पिटल की कोई जरूरत पड़ती है तो आप प्लीज हमारे हेल्प डेस्क के ऊपर आप हमें बताएं. हम डेफिनेटली हम वो पूरे अरेंजमेंट हम आपको करके देंगे. थर्ड चीज और लास्ट चीज, थोड़ा ब्लड का प्लाज्मा डोनर हमारे पास आ गए हैं बट ब्लड डोनेशन में थोड़ी सी कमी आई है. तो फॉर दिस वी आर स्टार्टिंग ए ब्लड डोनेशन ड्राइव फ्रॉम 25 दिसंबर. तो 25 दिसंबर से ब्लड डोनेशन ड्राइव हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो जो भी यंग मेंबर्स हैं जो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जो प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते, आई रिपीट, जो प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते वो प्लीज आप ब्लड डोनेट करें. और जो आपके आर्टिकल्स हैं जो मिलने वाले उनको भी आप कहें. बस थैंक यू वरुण जी, थैंक यू सो मच. Thank you. Now I would like to invite our special invitee speaker Arpit CA Arpit Haldia ji. Sir, please. Thank you, sir. First of all, thank you to Jaipur branch for giving me the opportunity for sharing my views on this topic, and thank you to Anil Yadav ji for giving me this opportunity. And it is always a pleasure to be here between the members of Jaipur to be sharing my thoughts. And as also I was born and brought up till 15 years in Jaipur only, so Jaipur is my hometown. So it's always a pleasure to be between the members of Jaipur branch. And starting with today's topic, that is controversial issues under section 16(2)(c), 16(4) and rule 36(4). So today's topic is on input tax credit. और जो इश्यूज हैं वो 16 सेक्शन 16(2)(c), 16(4) और रूल 36(4) को लेकर के हैं. बहुत ये ऐसे सेक्शन है जहाँ पे जो टैक्स पेयर्स हैं, खासकर जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं, उनको काफी इश्यूज आ रहे हैं कंप्लायंस को लेकर के. तो बिफोर स्टार्टिंग एंड गिविंग माय व्यूज ऑन दिस टॉपिक, मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि देखिए, जो मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैं आज के टाइम में, इंक्लूडिंग माई सेल्फ विद द स्पीकर,
वी आर एट द कंप्लायंस स्टेज। तो दो तरह की स्टेज होती है, वन इज द कंप्लायंस स्टेज एंड सेकंड इज द लिटिगेशन स्टेज। तो जो लिटिगेशन स्टेज होती है, अगर हम इन सेक्शंस की बात करें 16(2)(c), 16(4) या रूल 36(4) की बात करें, तो लिटिगेशन स्टेज जो होगी इनकी, वो लिटिगेशन स्टेज वुड बी ट्रैवलिंग राइट अप टू द सुप्रीम कोर्ट, इट वुड नॉट बी सेटलिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, before the matter reaches to the Supreme Court. And it is not always possible for each and every person, taxpayer, to litigate up till that stage. So जब हम compliance stage पे बात करते हैं, तो the first effort which should be from our side should be to comply with the provisions as far as possible. मैं ये नहीं बोलता कि आप 100% करें, पर as far as possible। देखिए इन सेक्शन में issues हैं, पर वो इश्यूज ऐसे नहीं है कि कोई भी कंप्लायंस इसमें नहीं हो सकती। अगर मैं 16(4) की बात करूं, तो इट गिव्स एडिशनल 6 months फॉर क्लेमिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अप टिल 20th of October, 24th of October। और हम देखें तो हमारे इनकम टैक्स रिटर्न्स जो होते हैं, ऑडिट भी होती है, वो नॉर्मली 30th September तक कंप्लीट हो जाते हैं। हम पहले के 2 साल हटा दें, 17, 18, 18, 19, बिकॉज दे वर इनिशियल ईयर्स इन जीएसटी। पर अगर हम आगे की साल देखते हैं, तो उसमें 6 महीने we are getting additional 6 months from the end of the financial year. So at the compliance stage, try to comply with as much as possible. अगर आपको लगता है कि नहीं compliance नहीं हो पा रही है, तो challenge the law. Either follow the law or challenge the law. Do not opt a path which is in between. जैसे रूल 36(4) को लेकर के इश्यूज हैं, कई जनों के होते हैं कि सर मेरे अगर क्वार्टरली सप्लायर्स बहुत ज्यादा है, अगर मैं अभी टैक्स भर दूंगा तो वो बहुत आगे तक मेरी क्रेडिट ही सेट ऑफ नहीं होगी। तो गो एंड चैलेंज द लॉ। देयर इज समथिंग इन द लॉ व्हिच नीड्स टू बी चैलेंज्ड। आई एग्री विद ऑल ऑफ यू दैट something is lacking in rule 36(4). But then if there is a genuine cause or hardship being faced, then challenge the law. Do not wait that department should come and then initiate the proceedings, and then you will be going before the jurisdiction high court. So पहली चीज, try to comply with the provisions as far as possible. Unless until it becomes impossible, then only go to the litigation stage. And third and the final thing is either follow the law or challenge the law. This is the brief introduction, and now whatever we would be discussing, this would be the case where we are left with no option otherwise but to litigate the matter. तो पहली चीज जो हम जो डिस्कस करते हैं, वो ये करते हैं कि एक जो कॉमन हमारा एक सबमिशन होता है कि सर आईटीसी इज माय वेस्टेड राइट। इफ आई एम अ टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन, हाउ कैन आई बी डिनाइड आईटीसी और राइट टू क्लेम आईटीसी। बहुत लूजली एक टर्म हमारे डिस्कशन में आता है कि आईटीसी मेरा वेस्टेड राइट है। अगर मैंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किया है, इफ आई हैव द इनवॉइस, इफ आई हैव द copy of the invoice and if I have received the goods, then ITC cannot be denied to me. Let's try to understand and try to reach a conclusion that whether ITC is a vested right or a benefit or a concession. देखिए कोई बेनिफिट या कंसेशन होता है, उसके साथ में कुछ कंडीशंस होती हैं। जब तक वो मैं कंडीशंस पूरी नहीं करूंगा, तब तक वो बेनिफिट मेरा राइट नहीं बनता है, तब तक वो सिर्फ मेरा चांस है to avail the right. Once I fulfill those conditions, then it becomes my vested right. So मैं शुरुआत करते हैं आर्टिकल 300 कैपिटल A of the Constitution of India. It says that no person shall be deprived of his property save by the authority of the law. तो देखिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फर्स्ट, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि किसी भी पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी से हम डिप्राइव नहीं कर सकते। तो कोई चीज कब मेरी प्रॉपर्टी बनती है? वो मेरी प्रॉपर्टी तब बनती है जब मेरे पास उसके लिए अनहिंडर्ड राइट आ जाता है, जब वो मेरे पास आ जाती है, आई कैन यूज इट टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर्स। बट अनलेस अंटिल समथिंग बिकम्स माय प्रॉपर्टी, और अनलेस अंटिल टिल द टाइम आई हैव ओनली ऑप्शन टू क्लेम इट, till then it is not my property. It is only a chance that I can claim that as my property, but until I fulfill the conditions laid down, it does not become my property. तो पहली चीज तो something should become my property। जब वो मेरी प्रॉपर्टी बन जाती है, तब कोई भी मेरे को उससे डिप्राइव नहीं कर सकता, पहली कंडीशन। दूसरा, save by the authority of the law। मेरे को मेरी प्रॉपर्टी बनने के बाद भी उसको मेरे को डिप्राइव करा जा सकता है अगर लॉ में ऐसा लिखा हुआ है। तो
तो दो चीजें आर्टिकल 300 कैपिटल ए से हमको समझनी पड़ेंगी कि आर्टिकल 300 कैपिटल ए provides a restriction that I cannot be deprived of my property. So anything for which I make a claim under article 300 capital A, it should be my property. दूसरी चीज, I can be deprived of my property only by the authority of the law. But that authority of the law should also satisfy provisions of Article 14 and Article 16 of Constitution of India. कोई लॉ ऐसा नहीं बोल सकता कि अर्पित हल्दिया के ऐसे प्रॉपर्टी है, आज से हम इसको ले लेते हैं और इनको कोई कंपेंसेशन नहीं देंगे, अब ये प्रॉपर्टी आज से गवर्नमेंट की होगी. नहीं. That provision which takes away my property should be satisfying condition under Article 14, which is saying that it should be equitable, it should be judicious, it should not be irrational, that it straight away takes away the property without being given the proper compensation. So first thing, Article 300 capital is property, and second thing, say by the authority of the law. और हम इस Article 300A को हमारी next slide के साथ इसको conclude करेंगे. How whether ITC is a benefit, vested right or a benefit. तो देखिए, जब मैं vested right की बात करता हूँ, तो इसका मतलब है कि I own that property. Once a thing is my vested right, then it becomes my property, and I can enjoy it to the exclusion of others. पर ये टर्म जो वेस्टेड राइट है, व्हाट इज मेंट बाय दिस टर्म वेस्टेड राइट. तो पहले हम समझते हैं वेस्टेड में जो वेस्ट वर्ड है, व्हाट इज मेंट बाय दैट टर्म वेस्ट. तो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के केस में बोला था, द वर्ड वेस्ट इज नॉर्मली यूज्ड वेयर एन इमीडिएट फिक्स्ड राइट इन प्रेजेंट और फ्यूचर एनवायरनमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी इज क्रिएटेड. तो मैं उस प्रॉपर्टी को या तो इमीडिएटली एंजॉय कर सकता हूँ या फिर मैं फ्यूचर में कर सकता हूँ, बट दैट राइट बिकम्स माय राइट टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर्स. बट अनलेस अंटिल दैट राइट इज प्रेजेंट विद मी, इट इज नॉट माय वेस्टेड राइट. दूसरी चीज लेते हैं, राइट्स आर वेस्टेड व्हेन राइट टू एंजॉयमेंट प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव हैज बिकम प्रॉपर्टी ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन or persons as present interest. Mere expectancy of future benefits or contingent rights in a property founded on anticipated continuance of existing law does not constitute vested right. तो mere expectancy of future benefits. अब देखिए सेक्शन 16(2) की बात करते हैं. वहां पे वो क्या बोलता है कि अगर आप 4 कंडीशंस पूरी करेंगे, then you are entitled to input tax credit. So on fulfilling those 4 conditions, I would be entitled to credit. This is an expectancy of future benefit. But unless until I would be satisfying those 4 conditions, it would not be vested with me. इसके बाद हम तीसरा केस लेते हैं, हंगरफोर्ड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वर्सेस हरिदास मुंद्रा. The mere right to take advantage of provisions of act is not an accrued right. लॉ मेरे को बोलता है कि आपके पास इनवॉइस होगा, आपके पास गुड्स आ गए, आपके सप्लायर ने टैक्स जमा करा दिया, आपने रिटर्न फाइल कर दिया, you are entitled to claim the credit. But again, it is only a right to take advantage. It is not an accrued right. It would become accrued right only provided I fulfill the conditions as provided in the section 16 subsection 2 if we are talking in terms of GST Act. फिर एक और केस लेते हैं JS यादव, जहां पे मैं आपको, हमने जब 300 कैपिटल डिस्कस कर रहे थे तब हमने बोला था कि प्रॉपर्टी कैन बी टेकन ओनली बाय द अथॉरिटी ऑफ द लॉ, बट दैट अथॉरिटी ऑफ द लॉ हैज टू फुलफिल प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन में था, इन यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस तुषार रंजन मोहंती, दिस कोर्ट डिक्लेयर्ड द अमेंडमेंट विद retrospective operation as ultra vires as it takes away the vested right of the petitioner therein and thus was unreasonable, arbitrary and violative of article 14 and 16 of constitution of India. तो मेरी कोई चीज अगर वेस्टेड राइट बन गई है, मेरी कोई चीज अगर मेरी प्रॉपर्टी बन गई है, पर उसको आप रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट से मेरे से ले लेते हैं, then such retrospective amendment can be unreasonable, arbitrary or violative as per article 14 or 16 of the Constitution of India. उसके बाद फर्दर उन्होंने होल्ड किया, the government has power to make retrospective amendment to rules, but if the rules purport to take away the vested right and are arbitrary and not reasonable, then such retrospective amendments are subject to judicial scrutiny if they infringe article 14 and 16 of the Constitution.
तो अगर हम चीज को पूरा एक आर्टिकल 300 कैपिटल विदाउट वेस्टेड राइट के टर्म को समझें, तो पहला मेरे पास एक एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट होता है या एक राइट टू टेक एडवांटेज होता है, उससे एसोसिएटेड मैं कंडीशंस पूरी करता हूं, देन इट बिकम्स माय वेस्टेड राइट, देन इट बिकम्स माय प्रॉपर्टी. Law can provide that this property can be taken away from me, but that provision should be in line with Article 14 or Article 16 of Constitution of India. So that is a difference between a benefit or a concession or a vested right, because a benefit or a concession is only a right to take advantage, but it becomes a vested right only on fulfilling of conditions as laid down in the law. Now, अगर हम आईटीसी के स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पे मैं 6 लैंडमार्क डिसीजन थे सुप्रीम कोर्ट के, जिनके मैं एक एक लेकर के आप डिस्कस करना चाहूंगा, एंड आई वुड read it verbatim that what has been held by honorable apex court. तो अगर मैं पहला डिसीजन बात करता हूँ, गोदरेज एंड बॉयज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, कमीशन ऑफ सेल्स टैक्स 1992. यहाँ पे हुआ ये था कि सेल्स टैक्स एक्ट में गवर्नमेंट ने प्रोविजन बनाया कि आप जो भी क्रेडिट, आप जो भी गुड्स परचेज करेंगे उसकी क्रेडिट के लिए आप एलिजिबल होंगे, पर उसमें से एक सर्टेन परसेंटेज आपका डिडक्ट किया जाएगा, और वो सर्टेन परसेंटेज डिडक्ट करने के बाद ही आप रेस्ट ऑफ द अमाउंट की क्रेडिट ले सकते हैं. तो जब वो सर्टेन परसेंटेज डिडक्शन वाला मैटर था, तो एप्लीकेंट जो है वो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट के पास पहुंचा कि सर ये डिडक्शन जो है ना ये गलत है, मेरे को पूरा का पूरा क्लेम मिलना चाहिए. तो वहां पे उन्होंने बोला, वी फेल टू अंडरस्टैंड हाउ अ वैलिड ग्रीवेंस कैन बी मेड in respect of such reduction when the very extension of benefit of set off is itself of a boon or a concession. वहां पे उन्होंने बहुत क्लियरली बोला कि जो भी आपको सेट ऑफ का राइट दिया जा रहा है, it is itself a boon or a concession, it is not a right. So whatever has been given to you should be accepted by you in the perspective in which the legislature wanted to give. फिर इसके बाद मैं 3 लैंडमार्क डिसीजन डिस्कस करता हूं which have been given in 2016, 2017 and 2018. पहला है 2016 में जयाम एंड कंपनी वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर अदर, जो जहां पे उन्होंने तमिलनाडु वैट एक्ट के लिए ये मैटर सुप्रीम कोर्ट गया था, एंड ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट सेड thus it is not the right of the dealers to get the benefit of the ITC, but it is a concession granted by virtue of section 16. So merely a person has become registered in VAT Act, he does not get the right to claim credit by virtue of merely getting registered. He has to fulfill the conditions laid down in the law because it is a concession granted by virtue of provisions of the Act. फिर तीसरा डिसीजन लेते हैं कर्नाटका वैट एक्ट में, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस एमके एग्रोटेक, जहां पे उन्होंने बोला था however how much tax credit is to be given and under what circumstances is the domain of the legislature and the courts are not to tinker with the same. कितनी क्रेडिट देनी है, कैसे देनी है, किन कंडीशंस के साथ देनी है, this is the domain of the legislature. The courts would not be tinkering with the same unless until those conditions are violative of the provisions of Constitution of India. तो यहाँ पे बहुत क्लियरली 2017 में बोला, जैसे हम अगर विदाउट जीएसटी एक्ट की बात करें तो जीएसटी एक्ट में 4 कंडीशन दे रहे 16(2) में, तो वो 4 कंडीशन दे आर विद इन द डोमेन ऑफ द लेजिस्लेचर. Now the only question is, out of those 4 conditions, which condition is violative of articles of Constitution of India and which provisions can be posed upon the taxpayers to be completed. पर क्या कंडीशन देनी है, कैसी कंडीशन देनी है, दैट इज डोमेन ऑफ द लेजिस्लेचर. फिर लास्ट डिसीजन एएलडी ऑटोमोटिव में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला the input credit is in the nature of benefit or concession extended to dealer under the statutory scheme. The concession can be received by the beneficiary only as per the scheme of the statute. So whatever is the scheme of the statute, the benefit of the concession can only be claimed as per the scheme of the statute. Merely because a person is registered, he would not be entitled to the input tax credit. ALD Automotive में इशू ये था कि for the purpose of claim of credit, Tamil Nadu VAT Act provided that there is a time limit of 3 months for the purpose of claim of credit. तो ये 3 महीने की टाइम लिमिट थी. This was challenged in the case of ALD Automotive and Honorable Apex Court upheld the
upheld the provision of providing the time limit to claim the credit of input tax. तो ये चार जो डिसीजंस हैं, जो गोदरेज बायर, जयाम एंड कंपनी, एमके एग्रोटेक और एएलटी ऑटोमोटिव, यहाँ पे चारों डिसीजन में एक बहुत क्लियरली चीज निकल के आ रही है कि आईटीसी इज अ बेनिफिट और अ कंसेशन. It becomes a vested right only upon satisfaction of the condition as laid down in the scheme of the statute, and unless until a person is satisfying those conditions, he cannot claim the credit. Now the only thing is how much valid are the conditions which have been provided in the law. That is something we would be discussing while discussing section 16(2)(c) of the GST Act and section 16(4) of the CGST Act. Now, अब इसके बाद इन चार के बाद मैं दो डिसीजंस और डिस्कस करना चाहूंगा which are very commonly referred while arguing that ITC is a vested right. पहला केस लेते हैं आइशर मोटर्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. अब देखिए, आप इन दोनों केसेस में अगर देखेंगे तो दोनों केसेस में ये चीज निकल के आएगी कि इन दोनों केसेस में भी ये बोल रखा है कि आप वो कंडीशन पूरी करेंगे तब आपको क्रेडिट मिलेगी. आइशर मोटर्स के केस में ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने बोला, thus the assessee became entitled to take the credit of input instantaneously once the input is received in the factory on the basis of existing scheme. तो वहां पे भी उन्होंने जो एम्फेसाइज किया वो टर्म को एम्फेसाइज किया एग्जिस्टिंग स्कीम को, कि once a input is received the assessee is entitled to claim the credit instantaneously on the basis of existing scheme. फिर इसके बाद दाइची करकरिया का जो केस था जो सुप्रीम कोर्ट में गया था, इट इज अगेन अ डिसीजन ऑफ एक्साइज रेजिम. इट सेड इट इज क्लियर फ्रॉम दीज रूल्स एज वी रीड देम that a manufacturer obtains credit for the excise duty paid on the raw material to be used by him in the production of an excisable product. अब यहाँ पे important terms चालू होते हैं. Immediately it makes the requisite declaration and obtains an acknowledgement thereof. तो यहाँ पे भी उन्होंने क्या बोला है कि आप कब एंटाइटल होंगे? Immediately you make the requisite declaration and take the acknowledgement thereof. But unless until you would be making that requisite declaration or unless until you would be obtaining acknowledgement, you would not be entitled to claim input tax credit. तो ये दो केसेस में हम देखें तो these are on the similar lines कि आपको जो स्टैट्यूट में जो कंडीशन दे रखी है, you have to fulfill those conditions. So this is my opinion that unless until I fulfill the conditions laid down in the law, ITC is not my vested right. Only upon satisfaction of those conditions, ITC becomes my vested right. Unless until I am satisfying those conditions, it is only a expected future benefit of right to claim something which is subject to fulfillment of other conditions. तो यहाँ पे एक ये initial first हमारा discussion था. Now we would be going to section 16(2)(c) of the CGST Act. पर उस पे जाने से पहले again मैं एक लॉ के प्रिंसिपल को डिस्कस करना चाहूंगा. Then we will be going to section 16(2)(c). The principle of law says, let's not forget impossibilia. That is, law cannot compel a person to do something which he cannot possibly perform. Law will only ask a person to do something which he can perform. If something is provided in the law which is beyond his domain, then law cannot ask that person to do that thing. अब यहाँ पे ये बहुत important एक legal maxim है which we have to understand when we are reading through section 16(2)(c) of CGST Act. तो पहले में अपन ये legal principle को समझते हैं, then we will be going to section 16(2)(c. पहला केस मैं सेलो क्लास का लेता हूँ बॉम्बे हाई कोर्ट का. वहां पे मैटर ये था कि एक जने ने अपनी प्रॉपर्टी बेची. उस प्रॉपर्टी को बेचने के बाद वो सेक्शन 54(c) में उसका एग्जेम्पशन लेना चाहता था. और 54(c) प्रोवाइड्स कि आप 6 महीने के अंदर अंदर प्रॉपर्टी बेचने के आप बॉन्ड्स परचेज करेंगे. तो ये जब असेसिंग ने अपने प्रॉपर्टी बेची और 6 महीने में उसको इन्वेस्ट करना था, तो देयर वर 2 bonds which were notified by the government. One was Rural Electrification Corporation and second was NHAI. पर उन 6 महीने में इन दोनों कंपनीज के कोई बॉन्ड्स आए ही नहीं. जब वो बॉन्ड्स नहीं आए तो वो असेसी इन 2 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके सेक्शन 54(c) का बेनिफिट नहीं ले पाया.
तब वो बॉम्बे हाईकोर्ट में गया एंड ही आर्ग्यूड दैट लॉ इज एक्सपेक्टिंग मी टू डू द इम्पॉसिबल when the bonds issue was not there. How can I be expected to invest the amount in those bonds and claim benefit of section 54C? तो वहां पे अब ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला द स्टैट्यूट वाइड सेक्शन 54C of the act provides for exemption from tax to long term capital gain provided the same is invested in bonds of REC or NHCI. However, as the bonds were not available, it was impossible for the respondent assessee to invest in them within 6 months of the sale of their factory building. So this is how this theory was referred by Honorable Bombay High Court. दूसरा हम लेते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट का केस लेते हैं जहां पे उन्होंने बोला the law does not compel a man to do that which he cannot possibly perform. Where the law creates a duty and the party is disabled to perform it without any default in him and has no remedy over there, the law will excuse him. आपने मेरे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट कर दी, पर मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करूं कैसे? And if I am not able, if I am disabled to perform it, then there is no default upon me. The law will excuse me for the non-performance of that condition. एक और केस लेते हैं स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस शमशेर सिंह, जहां पे ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट जहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला इट हैज बीन इंडिकेटेड देयरिन दैट हाउएवर मैंडेटरी द प्रोविजन मे बी where it is impossible of compliance, that would be sufficient excuse for non-compliance, particularly when it is question of time factor. तो आप कितना ही mandatory provision दे दीजिए, if it is impossible to comply with the provision and there is sufficient excuse for non-compliance, then that compliance would be excused. एक और केस लेते हैं presidential poll versus unknown. The law does not compel one to do that which one cannot possibly perform. Where the law creates a duty or charge and the party is disabled to perform it without any default in him and has no remedy over it, there the law will generally excuse him. Therefore, when it appears then that the performance of the formalities prescribed by statute has been rendered impossible by circumstances over which the persons interested had no control, then that excuse will be taken as a valid excuse. तो हम ये जो मैंने कुछ लैंडमार्क डिसीजन इसमें करे हैं, but अगर जो participants हैं, if they would be searching on this topic, they would be getting further more landmark decisions. तो यहाँ पे एक बहुत clear चीज निकल के आ रही है कि however mandatory the compliance may be, if I am not able to perform that compliance due to not any fault upon me, but it is due to circumstances which are beyond me, then that non-compliance would be forgiven, that non-compliance would be excused. अब ये जो लीगल मैक्सिम वी हैव डिस्कस्ड दैट लॉ कैन नॉट कंपेल अ पर्सन टू डू द इम्पॉसिबल. नाउ इन दिस रिस्पेक्ट लेट्स ट्राई टू एनालाइज सेक्शन 16(2)(c). अगर 16(2)(c) को देखते हैं तो उससे पहले हम प्री जीएसटी रेजिम में एक बार जाते हैं. प्री जीएसटी रेजिम में क्या होता था कि वहां पे तो मेजर जो आर्ग्यूमेंट था, मेजर लिटिगेशन था टैक्स पेयर्स और गवर्नमेंट के बीच में, वो ये था कि सर मैं कैसे इंश्योर करूं कि मेरे सप्लायर ने टैक्स जमा करा. वो ये नहीं बोलता था, वो तो बोलता था कि अगर सेलर ने टैक्स जमा कराया तो हम क्रेडिट देंगे. तो प्री जीएसटी रेजिम में तो झगड़ा यही था, पर पोस्ट जीएसटी रेजिम में तो झगड़ा एक कदम और आगे बढ़ गया. एक कदम और आगे कैसे बढ़ा? उन्होंने बोला द टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई हैज बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट आइदर इन कैश or through utilization of input tax credit admissible in respect of said supply. मतलब मेरे को ये इंश्योर नहीं करना है कि इस पीछे वाले ने टैक्स जमा करा दिया, मेरे को ये भी इंश्योर करना है कि उसने एडमिसिबल क्रेडिट लेकर के टैक्स जमा कराया है. अगर उसकी क्रेडिट गलत है तो भी जिम्मेदारी मेरी है सेक्शन 16(2)(c) में कि उसने क्रेडिट गलत कैसे ली. तो हम तो वैट रेजिम में इससे ऊपर नहीं उठ पा रहे थे कि सर सेलर ने टैक्स जमा कैसे कराया. जीएसटी तो हमको ये भी बोलते हैं कि उसकी जाकर के क्रेडिट भी देखो कि क्या उसकी क्रेडिट एडमिसिबल थी जिस सप्लाई के अगेंस्ट उसने उसको एडजस्ट किया है. तो अब बात ये आती है कि ये चीज इंश्योर करने के लिए कि क्या सप्लायर ने टैक्स जमा कराया, दूसरी ये चीज इंश्योर करने के लिए क्या उसने क्रेडिट सही दी. व्हाट इज द मैकेनिज्म अवेलेबल विथ मी इन दिस एक्ट. क्या मैं जाकर के उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट वेरीफाई कर सकता हूँ? नहीं कर सकता.
क्या मैं जाकर के उसको नोटिस दे सकता हूँ कि भाई तूने टैक्स जमा नहीं कराया, तुमने आईटीसी प्रॉपर नहीं ली थी, तो ये मैं तुम्हारा अकाउंट अटैच कर रहा हूँ, उसमें से पैसे निकाल रहा हूँ? मैं नहीं कर सकता हूँ। क्या मेरे पास लॉ में कोई एनफोर्समेंट पावर है कि मैं जाकर के उसको पिनलाइज कर सकूं? मैं नहीं कर सकता। क्या मेरे पास लॉ में पावर है कि मैं उससे कम्युनिकेट करके उसको बोल सकूं कि तुम्हारी ये गलती है? मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो जब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो हाउ कैन आई इंश्योर कंप्लायंस ऑफ समथिंग फॉर व्हिच आई डोंट हैव एनी राइट इन द लॉ? The department is having all the rights available with them to attach his bank account, to scrutinize his books of account, to force him to take correct credit, to force him to pay the tax. But if they are not able to do their work, how can I be expected to do their work? Because I don't have any mechanism in the law. I don't have any power in the law. So from there, the legal principle comes into place that law is expecting me to do the impossible, even though I don't have any powers in the law. अब देखिए, दूसरी चीज आती है कि ठीक है, ये अगर लीगल मैक्सिम है तो वेदर इट हैज बीन अप्लाइड इन इनडायरेक्ट टैक्सेस एनीवेयर। तो यहाँ पे मैं दो लैंडमार्क डिसीजंस लेता हूँ, जो एक तो अराइज इंडिया का केस है बाय ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट, और दूसरा आरएस इंफ्रा ट्रांसमिशन बाय ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट। अब देखिए यहाँ पे उनका मैंने रेलेवेंट पार्ट लिया है। लेट्स ट्राई टू रीड दिस एंड सी हाउ द ऑनरेबल हाई कोर्ट्स हैव रेड दिस लीगल मैक्सिम इनटू देयर डिसीजंस। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन में बोला, therefore there was need to restrict the denial of ITC only to the selling dealers who had failed to deposit the tax collected by them and not punished bona fide purchasing dealers. The latter cannot be expected to do the impossible. देखिए वही चीज जो हमने पहले पढ़ी थी कि I cannot be expected to do the impossible, it has been referred by Honorable Delhi High Court कि आप बोनाफाइड परचेजिंग डीलर्स को पेनलाइज नहीं कर सकते हैं ऑन द डिफॉल्ट कमिटेड बाय सेलिंग डीलर्स, because they don't have any mechanism in the law to enforce, therefore they cannot be expected to do the impossible. फिर उन्होंने अपने बोला, in the event that selling dealer fails to deposit the tax collected by him from the purchasing dealer, the remedy for the department would be to proceed against the selling dealer for recovery of such tax. तो आप डिपार्टमेंट के पास जब सारी पावर्स हैं तो enforce the all those powers against the defaulting dealer. You cannot punish the bona fide purchaser. दूसरा केस लेते हैं आरएस इंफ्रा ट्रांसमिशन ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट। The department is preferred in SLB against this decision, but the operation of this judgment has not been stayed till date by the Honorable Apex Court. Now, let's try to read through this judgment. We are in complete agreement that it will be impossible for the petitioner to prove that the selling dealer has paid tax or not as while making the payment. वही चीज यहाँ पे भी ऑनरेबल राजस्थान का, it is impossible for the purchaser to identify whether the seller has deposited the tax or not. The invoice including tax paid or not, he has to prove the same, and the petitioner has already put a summary on record which clearly established the amount which has been paid to the selling dealer, including the purchase amount as well as the tax amount. तो जब परचेजर ने आपके रिकॉर्ड पे समरी लगा दी कि सर ये मेरी परचेज है, ये मेरा पैसा मैंने इनको दिया है, and I have fulfilled all my obligations which were within my domain, now it is upon the department to enforce the non-compliance of the selling dealer. And that's why provisions under the RVAT Act, that is section 18 and rule 18, were read down by Honorable Rajasthan High Court to the extent that the bona fide purchaser is being asked to deposit the tax due to default of the selling dealer. तब यहाँ पे जब हम पूरा ये देखते हैं, लीगल मैक्सिम देखते हैं कि लॉ कैन नॉट कंपेल मी टू डू द इम्पॉसिबल, हम ये दो केसेस देखते हैं, वी आल्सो सी द कंडीशन एज लेड डाउन इन सेक्शन 16(2)(c). So now what is the final remedy available with us? So in my opinion, what is the best that we can do is, पहली चीज, I should have the invoice. अब इनवॉइस से जब बात आती है तो इनवॉइस कौन सी, क्या लॉ में ऐसी कोई कंडीशन है कि मेरे पास इनवॉइस कौन सी होनी चाहिए? यस, सेक्शन 16(2)(a of CGST Act provide
that a person would be entitled to claim credit on the basis of eligible document, and that eligible document has been provided under Rule 36(1) of CGST rules. तो वहां पे उन्होंने एलिजिबल डॉक्यूमेंट दिए, उसमें से इनवॉइस एक एलिजिबल डॉक्यूमेंट है, पर उसके साथ में रूल 36(2) अगर पढ़ते हैं तो उसमें उन्होंने बोला है कि recipient would be eligible to claim the credit only when 5 particulars have been mentioned on that invoice, and out of those 5 particulars, one is GSTIN of the recipient. Now, I cannot say that compliance of 16(2)(a is beyond my reach, is beyond my domain. It is something which is valid in law कि आप परचेजर के पास इनवॉइस होनी चाहिए और उस इनवॉइस पे GSTIN उसका लिखा हुआ होना चाहिए. तो पहली कंडीशन जो मेरे को पूरी करनी है, दैट इज आई शुड हैव द इनवॉइस और उस इनवॉइस में मेरा GSTIN होना चाहिए. दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 16(2)(a. दूसरी कंडीशन, आई शुड हैव रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज. यहाँ पे भी मैं कॉन्ट्राडिक्शन नहीं ले सकता हूँ कि दिस इज बियॉन्ड माय डोमेन. This is a valid restriction being put by the law that has to be complied by me. अब जब मेरे को ये प्रूव करना है कि goods have been received, तो इसका मतलब है I should also be able to prove that there was a proper transportation of the goods. तो जब ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है तब बात आती है कि I should have the bill fee, I should have the e-way bill, and if possible I should have the toll receipt, which proves that there was a genuine movement of goods from the seller to the buyer and the goods were received on this date and they were entered in the books of account. तो यहाँ तक भी मेरे को कोई इशू नहीं होना चाहिए. आई शुड, कई बार ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे असेसी आते हैं कि सर मेरी ITC डिनाई कर दी, तो द क्वेश्चन इज वेदर यू हैव एनी प्रूफ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. तो असेसी बोलता है सर आई डोंट हैव एनी प्रूफ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. In such cases, as per section 155 of CGST Act, the burden of proof for claim of input tax credit is upon the purchaser. So if I am not able to prove that the goods were received by me, then that burden has not been discharged by me. So GST invoice के साथ में I should have the e-way bill, I should have the LR copy if it is there, and I may to protect my interest, I may ask the transporter to provide the copy of the toll receipts. ये third question, I should have made the payment to the seller. तो जब मैंने उनको अकाउंट स्टेटमेंट मैंने दिया जहां पे उनका पेमेंट आ गया, मैंने अपने सप्लायर से कंफर्म कर दिया that the goods were dispatched. Now whatever it was in my domain, I have fulfilled that task. Now to expect me and to ensure that the seller has deposited tax, this is an impossible task. मेरे पास लॉ में कोई पावर नहीं है. मेरे पास तो जो लॉ में ओरिजिनली एनविसाज किया था कि मैं GST Act 2 में मिसिंग एंट्री डाल करके सामने वाले को दूंगा, वो भी पावर आज की तारीख में नहीं है. तो जब आपने मेरे को पावर टूथलेस बना दिया, आपने मेरे को पावरलेस बना दिया, तो मैं कैसे उसका कंप्लायंस करूं? मैंने सितंबर 2020 में एक ट्वीट देखा था जहां पे उन्होंने बोला था कि we would be bringing in a mechanism where the buyer would be able to communicate with the seller. सितंबर 20 की बात है, अभी तक आया नहीं है, but most probably they would be bringing in sometime soon, जहां पे buyer would be able to communicate with the seller. तो वहां पे भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होगी कि आई शुड हैव मेड द कम्युनिकेशन. मैंने कम्युनिकेशन कर दिया, उसके बाद आप बोलो कि नहीं कम्युनिकेशन करके आपको तो हमने आपको टूल दे दिया, उससे आप एनफोर्स करते, अगेन दैट इज आस्किंग मी टू डू द इम्पॉसिबल. मेरे डोमेन में जितना काम था आई हैव कंप्लीटेड दैट टास्क. जब तक वो कम्युनिकेशन मॉडल नहीं आता तब तक जो हमने अभी डिस्कस किया कि इनवॉइस और रिसिप्ट ऑफ गुड्स और पेमेंट के हम प्रूफ दे देंगे, इसके अलावा क्या एडिशनल कोई स्टेप है जो हम ले सकते हैं? हम ले सकते हैं. एंड वी आर फॉलोइंग इट इन केस ऑफ लार्ज डिमांड wherein the seller has not deposited tax. We can raise the complaint against the selling dealer who has not paid the taxes at CP-GRAM, Prime Minister Grievance Portal, because it is a financial fraud that the person has collected tax from me and has not deposited tax.
And when you would be raising the complaint on the Prime Minister Grievance portal, it would be going directly to the assessing office of the seller, and that officer would be personally liable for compliance of that complaint. और जब मैंने वहां पे कंप्लेंट कर दी और उस ऑफिसर के पास चीज पहुंची और उसके बाद भी वो उससे रिकवर नहीं कर पा रहा, तो आई हैव डिस्चार्ज माय ड्यूटी. दैट इज द बेस्ट पॉसिबल व्हिच आई कुड हैव डन. नाउ even if you are not able to recover and I am a bona fide purchaser, I cannot be denied the credit. So in high demand cases wherein there are situations where we have paid lakh of rupees of taxes but still the seller is not deposited tax and we are a bona fide purchaser, just go and raise the complaint on CPGRAM of such dealers. देखिए, हमको अपना इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट करना है एंड वी हैव टू प्रूव आवर bona fideness. तो हमारी bona fideness इनवॉइस से प्रूव होती है, हमारी bona fideness प्रूफ ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स से प्रूव होती है, हमारी bona fideness इससे प्रूव होती है कि मैंने उसको पैसा पूरा दे दिया. अब उसके बाद मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे और मेरा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो, तो बड़े डिमांड के केसेस में we are following it. If found appropriate, members can also follow it. Raise a complaint and raise it in a financial fraud, because law has empowered that selling dealer to collect the tax, and if he has collected tax from me, then if he is not depositing, he is committing a financial fraud upon the government of India and also upon the buyer of the goods or services. So this is how we have to see the entire scenario and interpret section 16(2)(c) of CGST Act. But rule 36(1), rule 36(2), 16(2)(a) और 16(2)(b) की compliance जरूरी है. To try and educate the dealers that there is a mandatory requirement of GST and of the recipient being mentioned on invoice. And if that mandatory requirement is not being fulfilled, then somewhere down the line, I am making a non-compliance of section 16(2)(a). And this is something which is well within my domain. I can ensure that, because if I'm not mentioning my GSTN, that person would not be able to upload those bills in GSTR1. And GSTR1 में वो अपलोड नहीं कर पाता है, तो वो मेरे 2A में नहीं दिखता है, और 2A में नहीं दिखता है, तो somewhere down the line जो चेन उन्होंने बनानी चाहिए लॉ में कि सेलर अपलोड करेगा और बायर को दिखेगा और बायर की जेन्युइननेस इसमें प्रूव होगी, वो चेन कहीं ना कहीं ब्रेक होती है. I am not saying that GSTR2A is a valid or legal document. I am only saying that the intent of the law of making the chain from the buyer to the seller or from seller to the buyer is being broken, and it is a non-compliance for rule 36(2) if GSTN of the recipient is not mentioned on the invoice. तो ये हमारा section 16(2)(c) का था. Now coming on to the denial of credit if the entries are not being reflected in GSTR2A. ये discussion के लिए we would divide this discussion in two parts. One is up till 9th October 2019 and second is after 9th October 2019. 9th October 2019 because rule 36(4) was inserted on 9th October 2019. तो वो रूल वैलिड है, अल्ट्रा वायर्स है, इंट्रा वायर्स है. तो 9 अक्टूबर 2019 के बाद की सिचुएशन we will be discussing separately in rule 36(4). But up till 9th October 2019 what was the legal position? क्योंकि हमारे पास 17-18 केस मैटर आएंगे, हमारे पास 18-19 केस मैटर आएंगे जहां पे हमने क्रेडिट क्लेम करी हुई है. तो जब हम 9 अक्टूबर 2019 से पहले के मैटर की बात करते हैं, तो देयर वाज अ प्रेस रिलीज ऑन 18th October 2018 which provided that GSTR2A is only a facilitation measure for the taxpayer and it does not impact the right to claim ITC on the basis of self-assessment within the provisions of section 16 of that. तो 2A में मेरे को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? It will not impact my right to claim ITC up till 18th October 2018. That was very clearly provided in the press release. Because the right to claim credit on self-assessment basis was in consonance of section 16 of the GST Act. तो अगर कोई जना मेरे को ये बोलता है कि आपके 17, 18 और 18-19 के 2A में नहीं दिख रहा है, इसलिए आपको क्रेडिट नहीं देंगे, तो दिस प्रेस रिलीज वेरी क्लियरली प्रोवाइड्स
that 2A is only a facilitation measure, and the legislature has tried to give it a legal form from 9th October 2019 only, by way of insertion of Rule 36(4). How far they have been able to do it, that is something we will discuss later on. But up till 9th October 2019, GSTR 2A was having no legal sanctity in the law. It was only a facilitation measure provided by the GSTN. तो अब ये 3 सिचुएशंस मैं सोच पाया जो हमारे को बहुत कॉमनली हमारे डे टू डे प्रैक्टिस में उनके सामने आती है. पहला आता है, what if my supplier has filed GSTR 1 but has not filed GSTR 3B and I have tax invoice. अब मेरे सप्लायर ने GSTR 1 फाइल कर दिया, मेरे को GSTR, मैं देखिए अभी भी बोल रहा हूँ, मैं 9 अक्टूबर 2019 से पहले की बात कर रहा हूँ, मैं 9 अक्टूबर 19 के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ. 17-18 की मान लीजिए आईटीसी है, मेरे सप्लायर ने GSTR 1 फाइल कर दिया, मेरे को 2A में दिख रहा है, मेरे पास वैलिड इनवॉइस भी है, पर मेरे सप्लायर ने GSTR 3B फाइल नहीं किया, और 3B फाइल नहीं किया तो उसने टैक्स पे नहीं किया. तो पहली बात तो बहुत क्लियरली है कि मेयरली मेरे को 2A में दिख रहा है, इससे मेरा राइट ना तो बनता है ना बिगड़ता है. इट इज ओनली अ फैसिलिटेशन मेजर. दूसरी बात, अब टैक्स जमा नहीं कराया तो क्या मेरे को आईटीसी डिनाई होगी? तो यहाँ पे जो हमने 16(2)C में डिस्कस किया था कि I have valid invoice, I satisfy the condition of receipt of the goods, I have made the payment. So whatever which was within my domain, I have completed all that responsibility. Even if the supplier has not deposited tax, I cannot be asked to again deposit the tax. I should litigate that matter. And as GST is an evolving law, and it is in the nascent stage, somewhere down the line, it would get settled that in case of bona fide purchaser, credit cannot be denied. So merely because something is being reflected in 2A or the supplier has not deposited tax, that cannot be based to deny ITC to a genuine purchaser. Although department may take action, but then in such case, we should litigate and pursue the appellate remedies under the Act. Dusra, what if I have tax invoice and my supplier has filed GSTR 3B but has not reflected my GST and GSTR 1? अब देखिए मेरे पास इनवॉइस है, मेरे सप्लायर ने GSTR 3B भी फाइल कर दिया, मतलब उसने टैक्स जमा करा दिया. The only thing is it is not reflecting in my GSTR 2A because या तो उसने गलत GSTR डाल दिया या उसने B2C में डाल दिया B2B के लिए. In this case, the condition as laid down in 16(2)C has been complied with, and merely because the amount is not being reflected in 2A cannot be the sole basis for denial of credit. ऐसे केस में what additional I can do is I can take a ledger statement from the seller and take an undertaking from him that whatever invoices are being reflected in the statement, the tax in respect of those invoices has been deposited in the month of whatever month in which the sale has been made or the tax has been paid. These are situations. What if I have tax invoice, but my supplier has neither filed GSTR 3B and my supplier neither filed GSTR 1? Again, in such cases, I should have the valid invoice, I should have the proof of receipt of goods, I should have made the payment. Once this is done, then I am a bona fide purchaser, and if I am a bona fide purchaser, then merely because the supplier has not deposited tax, it is again asking me to do the impossible. Therefore, I cannot be asked to pay the tax again. So this was all about the situation which we might face in section 16(2)C and how we can move ahead in such cases and what are the various options before us in case the supplier has not deposited the tax. Now coming to section 16(4). अब section 16(4) हमको ध्यान है कि it provides a time limit for the purpose of claim of credit.
तो टाइम लिमिट अगर हम 17, 18, 18, 19 की बात करें तो 17, 18 के लिए मार्च 19 की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक थी और 18, 19 के लिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न पर सितंबर 19 थी। तो पहली चीज हम देखें कि क्या लेजिस्लेचर एंटाइटल्ड है टू प्रोवाइड अ टाइम लिमिट। ये बहुत जगह इशू उठता है कि सर ये तो मेरा राइट है, इसमें कैसे टाइम लिमिट दे दी, आई कैन नॉट, माई राइट कैन नॉट बी बाउंडेड बाय अ टाइम लिमिट। अगर हम ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट की डिसीजन एएलडी ऑटोमोटिव प्राइवेट में वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर की बात करते हैं, वहां पे उन्होंने बहुत क्लियरली बोला द कंडीशन अंडर व्हिच द कंसेशन एंड बेनिफिट इज गिवन इज ऑलवेज टू बी स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूड in event it is accepted that there is no time period for claiming ITC as contained in section 1911 of TN VAT Act. The provision becomes too flexible and gives rise to large number of difficulties, including difficulty in verification of claim of input credit. मतलब कोर्ट ने भी माना कि अगर कोई टाइम लिमिट नहीं देंगे हम तो द प्रोविजन वुड बी टू फ्लेक्सिबल, there would be large number of difficulties including verification of claim of credit. So providing time limit for the purpose of claim of credit is well within the powers of the legislature, and therefore they concluded we thus are of the view that the time period as provided in section 1911 is a mandatory time. So if someone is going merely on the basis कि 16(4) में time limit जो है वो ultra wires है, then in my opinion that plea would not be sufficient enough. But that is when we are seeing section 16(4) in isolation. जब मैं 16(4) को आइसोलेशन में देखता हूं तो वहां पे जो टाइम लिमिट दे रखी है, somewhere down the line honorable apex court has affirmed that the time limit can be given in the statute for the purpose of claim of input tax credit. पर अब बात ये आती है कि जब मैं 16(4) को आइसोलेशन में तो पढ़ना नहीं है, मेरे को तो पूरे एक्ट के रेफरेंस उसको पढ़ना है, तब मेरा क्या इंटरप्रिटेशन है। तो देखिए अगर हम सेक्शन 16(1), 16(2) और 16(4) को पढ़ते हैं। सर एक सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ सर मैं। सर वो एक्चुअली कुछ मेंबर्स की क्वेरीज आ रही है कि हमें अटेंडेंस कैसे लगानी है, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यू हैव टू मेंशन योर नेम एंड मेंबरशिप नंबर एट द चैट बॉक्स ऑफ आईसीआई एडमिन। रिपीट, आप अपना चैट बॉक्स में नाम और मेंबरशिप नंबर लिखेंगे आईसीआई एडमिन को, अदरवाइज आपको सीपी क्रेडिट नहीं मिलेगी जो स्ट्रक्चर है। ओके, थैंक यू सर, सॉरी। अब मैं अगर सेक्शन 16(1) को पढ़ता हूं तो 16(1), 16(2) and 16(4, let's try to read those sections and try to analyze that how the legislature has put up the scheme in the law for the purpose of claim of credit. अब सेक्शन 16(1) बोलता है every registered person shall subject to such conditions and restrictions as may prescribed and in the manner specified in section 49 be entitled to take credit of input tax charged. तो यहाँ पे एम्फेसिस क्या है, बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्ज। और जब मैं सेक्शन 16(4) को पढ़ता हूँ तो 16(4) से अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट, जो भी टाइम लिमिट उसमें दे रखी है। तो देखिए 16(1) और 16(4) दोनों एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट की बात करते हैं, पर जब मैं 16(2) पढ़ता हूं तो 16(2) से notwithstanding anything contained in this section, पहली चीज तो this is having a overriding impact, this is a non-obstinate clause for anything mentioned in section 16(1) and section 16(4, क्योंकि ये चालू कैसे हो रहा है, notwithstanding anything contained in this section, तो उस सेक्शन में कुछ भी लिखा हो 16(2) में overrided। आगे बढ़ते हैं, जब ये बोलता है notwithstanding anything contained in this section, no registered person shall be entitled to the credit of any input tax. So whereas section 16(1) and 16(4) are speaking about entitled to take credit, 16(2) is speaking about entitlement. Or when I become entitled to something, that becomes my vested right. And since
the provision of section 16(2) which provided about entitlement is having an overriding impact on 16(1) and 16(4). Therefore, any time limit which has been prescribed in 16(4) would be overridden by provisions of section 16 subsection 2. देखिए, अगर लॉ में जो ड्राफ्टिंग है, नाउ वी आर स्पीकिंग अबाउट हाउ द लॉ हैज बीन ड्राफ्टेड. Now we are not speaking about the time limit which has been provided in the law. We are speaking about how the law has been drafted. So 16(1) बोलता है a registered person would be entitled to take credit. 16(4) भी entitled to take credit की बात करता है. पर 16(2) क्या बोलता है? पहला तो वो 16(1) और 16(4) को ओवरराइड करता है और फिर बोलता है कि a person would be entitled to the credit provided he satisfies these 4 conditions. तो चाहे मैंने 16(1) या 16(4) का नॉन कंप्लायंस भी किया है, still if I comply with provision of 16(2), I would be entitled to the credit because 16(2) is having an overriding impact on 16(4). अगर लॉ की ड्राफ्टिंग ऐसी होती, notwithstanding anything contained in this section but subject to provisions of section 16(4), तो इसका मतलब है कि 16(2) ओवरराइड सबको करता, पर 16(4) के लिए वो सब्जेक्ट टू प्रोविजन होता है. But they have not done it like this. So my entitlement is overriding any of the conditions as provided in the 16(1) and 16(4). And once I become entitled to something, and that provision is having overriding impact on all other provisions in that section, then that right cannot be denied to me. So somewhere down the line, there is something missing in section 16(2) because 16(2) is having an overriding impact and it is not subject to provision of section 16 subsection 4. So the first argument which can be from our side is 16(2) is having an overriding impact, and since I become entitled by way of 16(2), so even if I have not fulfilled any condition providing 16(4), I cannot be deprived of my I cannot be deprived of my right or my property. पहला जो हमारा डिस्कशन था वो यहाँ पे आएगा, उसके बाद दूसरे पॉइंट पे आते हैं. And that second point is retrospective amendment to Rule 61(5). तो देखिए, रूल 61(5) में जब 9 अक्टूबर 2019 को रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट किया गया, तो वहां उन्होंने ये क्लियरली बोला, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ रिटर्न इन फॉर्म जीएसटी or 3B is required to be furnished by a person referred to in sub rule 1, then such person shall not be required to furnish the return in form GST or 3. मतलब अगर किसी जने को जीएसटी or 3B फाइल करना है तो उसको जीएसटी or 3 फाइल करने की जरूरत नहीं होगी. That was provided by a retrospective amendment to Rule 61(5). पर अब हम ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट तो ठीक है, लॉ में तो कर दिया उन्होंने, पर हम इसको 2 नोटिफिकेशंस में रेफर करना चाहूंगा. एक नोटिफिकेशन है 28 जून 2019 का, जो जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट के बारे में बता रहे हैं. और ये नोटिफिकेशन सिर्फ 28 जून 19 का नहीं, ये 1 जुलाई 17 से लेके 28 जून 19 तक जितने भी जीएसटीआर 1 के नोटिफिकेशन आए वो सब ऐसे ही आए थे. तो ये 28 जून 19 का मैंने एक स्पेसिफिक नोटिफिकेशन लिया है जो जुलाई से सितंबर 19 तक के जीएसटीआर 1 की डेट बता रहा था. बट मोर इम्पोर्टेंटली फॉर सेक्शन 16(4) उसका जो पैरा नंबर 2 था वो ये बोल रहा था, द टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग द डिटेल्स और रिटर्न एज द केस में बी अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 38 मतलब जीएसटीआर 2 एंड सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39 ऑफ द सेड एक्ट जो जीएसटीआर 3 है, for the month of July 2019 to September 2019 shall be subsequently notified in the official gazette. मतलब 28 जून 19 का जो नोटिफिकेशन आया था तो जुलाई से सितंबर 19 की जीएसटीआर 1 की बात कर रहा था, उस साथ साथ में ये भी बता रहा था कि हम जुलाई से सितंबर 19 की जीएसटीआर 3 की डेट भी नोटिफाई करेंगे. और ये सिर्फ ये नोटिफिकेशन नहीं, 1 जुलाई 17 से लेकर के 28 जून 19 तक जितने भी जीएसटीआर 1 के नोटिफिकेशन था सब में ये कंडीशन डली हुई.
मतलब वो मेरे को रेगुलरली एश्योर कर रहे थे कि आप हम जीएसटीआर 3 लेके आएंगे और आप जीएसटीआर 3 भरिएगा। फिर जब 9 अक्टूबर 2019 को रूल 61(5) में उन्होंने चेंज किया, तब उसके बाद 46/2019 एक जीएसटीआर 1 का नोटिफिकेशन आया जो अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 के जीएसटीआर 1 की डेट बता रहा था। तो अब देखिए पैरा 2 में उन्होंने क्या ससिंक्ट चेंज किया, वहां पे अब बोले द टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग द डिटेल्स आर रिटन एज द केस में बी अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 38 ऑफ द सेड एक्ट for the month of October 19 to March 20 shall be subsequently notified in official gazette। तो अब देखिए अगर हम दोनों पैरा 2 को कंपेयर करते हैं तो जीएसटीआर 2 तो दोनों नोटिफिकेशन में, पर जीएसटीआर 3 जो 28 जून के नोटिफिकेशन में था, अब 9 अक्टूबर 19 के नोटिफिकेशन में जीएसटीआर 3 का रेफरेंस हटा दिया। वो क्यों हटाया? क्योंकि अब उन्होंने ये बोल दिया कि 3 भी आपने फाइल कर दिया तो 3 भरने की जरूरत नहीं। पर आपने मेरे को सितंबर 19 तक तो बोला था कि मेरे को 3 भी भर दिया तो हम 3 लेके आएंगे आपके लिए। So I was made to believe something by the legislature that yes, this we would be doing। और अगर मैं 2 सितंबर 2017 का सर्कुलर पढ़ता हूँ, वहां पे उन्होंने बहुत क्लियरली बोला हुआ है कि अगर 3B में आपकी कोई क्रेडिट लेनी रह गई तो यू कैन क्लेम इट इन जीएसटीआर 3। और वो जो सर्कुलर में बोला हुआ है that was regularly being affirmed and regularly being confirmed to the taxpayer by way of this para 2 कि even if you have filed GSTR 3B you can rectify or make the correction in GSTR 3 in consonance of the circular issued in on 2nd September 2017। तो अब जब लॉ मेकर्स मेरे को कुछ चीज बिलीव करने के लिए बोल रहे हैं, so I have no other option but to not to believe them। This is a theory of legitimate expectation wherein a person is being made to believe by the legislature that yes, this would be happening, but if that thing does not take place, the person who has believed on that cannot be held to make an error। तो यहाँ पे मेरी थ्योरी ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन रेगुलरली मेरे को बता रहे थे कि हम 3 लाएंगे, और वो सर्कुलर बोल रहा था कि आप उस 3 में करेक्शन करिएगा। तब आपने 9 अक्टूबर 19 को एकदम से आप एक रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लाए। अच्छा, ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट रूल 61(5) में आया, उसके बाद आगे के सब नोटिफिकेशन में 39(1) का रेफरेंस हटा दिया, पर आज तक भी पुराने नोटिफिकेशन में 39(1) का रेफरेंस है। वो उन नोटिफिकेशंस को अमेंड नहीं करा गया है, और जब उन नोटिफिकेशंस को अमेंड नहीं करा गया है, दैट मींस for the period up till September 2019 I was made to believe something, but that right was taken away from me by way of retrospective amendment, and that right theory of legitimate expectation or taking away my right which was regularly being assured to me is not valid। So this can be a second ground on which the issue can be litigated। तीसरा इशू देखिए, अगर हम सेक्शन 16 के जो पूरा स्कीमा है उसको अगर डिस्कस करते हैं तो हम देखते हैं पहले 16(2)(a) आता है जो मेरे को बोलता है कि आई शुड हैव द इनवॉइस। 16(2) भी बोलता है कि आई शुड हैव रिसीव्ड द गुड्स। 16(2)(c) बोलता है कि सप्लायर शुड हैव पेड द टैक्स, और 16(2)(d) बोलता है कि यू शुड हैव फाइल्ड द रिटर्न। तो 16(2)(a) बोलता है कि द सप्लायर कि आई शुड हैव द एलिजिबल डॉक्यूमेंट। इसका मतलब है कि सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया होगा, और जब सप्लायर ने इशू किया होगा तो इसका मतलब वो बंद फाइल करेगा। तो 16(2)(a) इज समवेयर लिंक्ड विद जीएसटीआर 1, और जब 16(2)(b) बोलता है कि आई शुड हैव रिसीव्ड द गुड्स, इसका मतलब है जब वो गुड्स मेरे को रिसीव हो जाएंगे तो आई वुड एक्सेप्ट द क्रेडिट व्हिच इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 2A, एंड दैट वुड
I would accept the credit and file GSTR 2, and that credit would be posted to my electronic credit ledger. So 16(2)(b is somewhere linked with GSTR 2. और फिर जब मैंने वो क्रेडिट एक्सेप्ट कर ली, दैट मींस वो जो ट्रांजैक्शन है वो सप्लायर के एंड पे फ्रीज हो गया. And since now the transaction is freeze, that supplier is obligated to file his GSTR 3 and pay his taxes. So 16(2)(c is linked with GSTR 3 of supplier. और जब 16(2)(d बोलता है कि भाई आई शुड हैव फाइल्ड द रिटर्न, कि एक बार सप्लायर ने टैक्स भर दिया, आपकी क्रेडिट आपके क्रेडिट लेजर पे पोस्ट हो गई, नाउ यू शुड फाइल योर GSTR 3. तो ये जो चार कंडीशन है, these are in a flow which are sacrosanct to filing of GSTR 1, 2 and 3. कि 1 फाइल करेगा, मैं 2 में एक्सेप्ट करूंगा, द क्रेडिट वुड बी पोस्टेड टू माय इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. सप्लायर अपना 3 फाइल करेगा, उसके बाद मैं भी अपना 3 फाइल करूंगा. बट द प्रॉब्लम इज दैट 1, 2, 3 नेवर टुक द प्लेस. पर क्या आया उन 1, 2, 3 की जगह? उनकी जगह आया GSTR 1 तो एज इट इज रहा, पर 3 भी आया. अब जब 3 भी आया, तो अगर मैं 16(2) की बात करूं या GSTR 2 की बात करूं, तो the supplier would have filed his GSTR 1, it would have reflected in my GSTR 2, I would have accepted the credit, and that claim of credit would not have required payment of taxes, क्योंकि पेमेंट ऑफ टैक्सेस तो 3 के साथ होने थे. पर यहाँ पे क्या हुआ, जब 3 भी आया, तो मान लीजिए मेरी 1 करोड़ रुपए की लायबिलिटी है और मेरे पास 70 लाख रुपए की क्रेडिट है और 30 लाख रुपए मेरे को पे करने हैं. तो 70 लाख की क्रेडिट अगर 1, 2, 3 होते तो मेरे 2 में दिख करके मैं क्लेम कर लेता विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस. माय क्लेम ऑफ क्रेडिट वाज नेवर डिपेंडेंट कि मैं पे करूं तभी वो मेरे को क्रेडिट लेजर में दिखेगा. पर जब 3B आया, तो 3B में तो 1 करोड़ रुपए डालूंगा, 70 लाख की क्रेडिट क्लेम करूंगा और 30 लाख रुपए जब पे करूंगा, तभी वो जाकर के मेरे क्रेडिट लेजर में पोस्ट होगा. तो thereby my right to claim credit is dependent upon payment of taxes, which was not there in the schema previously thought of GSTR 1, 2 and 3. इसलिए जब मैं एजेंडा टू 31st GST काउंसिल मीटिंग देखता हूं, तो वहां पे उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, अ perusal of above provisions indicate that the law permits furnishing of return without payment of tax as self-assessed as per the said return, but the said return would be regarded as invalid return. तो इन्होंने बोला कि मैं लॉ परमिट करता है कि मैं रिटर्न भर दूं विदाउट पेमेंट ऑफ फुल टैक्स. वो मेरा इनवैलिड रिटर्न किसके लिए माना जाएगा? वो मेरा इनवैलिड रिटर्न माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ मैचिंग ऑफ ITC. बट फॉर रेस्ट ऑफ द पर्पस, फॉर द क्लेम ऑफ क्रेडिट, it would not be invalid return. Therefore, thus, although the law permits part payment of tax, but no such facility has been yet made available on the common portal. This being the case, a registered person cannot even avail his eligible ITC, as he cannot furnish his return unless he is in a position to deposit his entire tax liability as self-assessed by him. This inflexibility of the system increases the interest burden also. तो मेरे को लॉ का जो स्कीम है, wherein a person is allowed to file his return with part payment of taxes, and that return would have been an invalid return only for the purpose of matching of ITC, but not for the purpose of claim of credit. पर जब मैं 3B के रेजिम में आया, तो 3B के रेजिम में तो जब तक मैं टैक्स पे नहीं करूंगा, तब तक मैं ITC भी क्लेम नहीं कर सकता. तो अब यहाँ पे हम 2 केसेस देख सकते हैं. एक तो वो केस जहाँ पे 1 करोड़ रुपए की मेरी लायबिलिटी है और मेरे पास 60 लाख रुपए की क्रेडिट है और 40 लाख रुपए मेरे को पे करनी है, और मेरे पास मान लीजिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है कि आई एम नॉट एबल टू पे दैट 40 लाख रुपीज, और मेरा टाइम लिमिट 16(4) में निकल जाता है.
तो वहां पे मैं आई कैन ऑलवेज से कि भाई मेरे को 60 लाख की क्रेडिट क्लेम करने के लिए 40 लाख भरने जरूरी थे, एंड दिस इज a restriction imposed by the common portal. It is not a restriction imposed by the law, because it has been admitted in the agenda that although the law permits part payment of tax, but no such facility has yet been made available on common portal. तो जब तक मैं पूरे 40 लाख जमा नहीं कराऊंगा तब तक मैं 60 लाख की क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता. दिस इज द restriction made by the portal, not by the law. And since this is a restriction made by the portal, this is going beyond the law by the portal. And in such cases, I would not be challenging the wires of section 16(4). I would only be challenging that the common portal is going beyond the law. क्योंकि वो 60 लाख की क्रेडिट के लिए मेरे को 40 लाख पूरे भरने थे, but I was not in a position to pay that 40 lakh rupees. Therefore, I was hindered, I was restricted, I was not allowed to claim that 60 lakh rupees. पर जहां पे मेरी 1 करोड़ रुपए की लायबिलिटी है, और मान लीजिए मेरा 1 करोड़ 20 लाख रुपए का मेरा क्रेडिट है, तो ऐसे केसेस में जहां पे मेरी 1 करोड़ रुपए की लायबिलिटी है और मेरा 1 करोड़ 20 लाख रुपए का क्रेडिट है, वहां पे मैं ये नहीं बोल सकता कि दिस पार्ट वुड बी हेल्पिंग मी आउट, क्योंकि ये तो मेरे पार्ट पे इनएक्शन था कि आई डिड नॉट फाइल द रिटर्न इन टाइम. मेरे को कोई एडिशनल पेमेंट नहीं करना था, मेरे को सिर्फ रिटर्न फाइल करना था. और रिटर्न फाइल जो करना था, अगर मान लीजिए मार्च 19 का रिटर्न है, तो रिटर्न फाइल जो करना था, आई ओनली हैड टू शो द आउटपुट लायबिलिटी, आई ओनली हैड टू क्लेम द क्रेडिट, एंड विदाउट एनी एडिशनल पेमेंट ऑफ टैक्स आई वुड हैव क्लेम्ड द क्रेडिट. So in such cases wherein a huge amount is liable to be paid and the credit would not be claimed because of lack of financial resources, then in such cases this agenda might come to the rescue. So this is how we can interpret section 16 subsection 4. अब यहाँ पे एक इशू और आता है इन केस ऑफ आरसीएम इनवॉइसेस, कि जो आरसीएम इनवॉइसेस मान लीजिए बहुत कॉमन इशू है कि 17-18 का आरसीएम मान लीजिए मैंने 19-20 में भरा, तो वेदर आई एम एलिजिबल टू क्लेम क्रेडिट इन 19-20. तो पहला तो हम ये देखें कि सेक्शन 16(4) स्पीक्स अबाउट इनवॉइस और डेबिट नोट. तो आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इनवॉइस और डेबिट नोट, तो रूल 36(1) में जहां पे आरसीएम की क्रेडिट में क्लेम कर रहा हूं, वहां पे रिक्वायरमेंट है कि आई शुड हैव जनरेटेड अ सेल्फ इनवॉइस. So in my opinion, पहली बात तो 16(4) directly impacts credit in case of RCM. दूसरा सेकंड स्टेप पे जाते हैं कि ठीक है इनवॉइस तो मेरे को बनानी है, but there is an additional condition that it should be subject to payment of tax. So when rule 36(1) says that a person is eligible to claim input tax credit on the basis of self-generated invoice of the tax paid under RCM, then it attaches a further condition of payment of tax. So my document would be eligible only when I pay the tax. And if I paid the tax in 1920, although it relates to 17-18, my eligible document was only in 1920. Therefore, since the document became eligible in 1920, therefore, if at all time limit in the 16(4) is to be applied, then it has to be applied up till due date of filing of return in the due date of filing of return for September 20. Rest all the argument which we have discussed, 16(1)(2)(4) and filing of returns and payment of taxes, they all remain the same, but the additional thing which can be there for 16(4) for RCM cases would be that my document becomes an eligible document only on payment of tax. And since I have paid tax from 1920, the eligible document, the time rate for eligible document would be seen vis-a-vis the year in which I pay the taxes, and if I paid in 1920, due date of filing of return for the month of September 20. Third case, since section 16 subsection 4 only refers to invoice or debit note,
So whether transactions of import on which I am claiming credit under IGST, whether they are impacted by section 16(4). तो अगर हम रूल 36 देखेंगे तो एलिजिबल डॉक्यूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ क्लेम ऑफ क्रेडिट ऑन इंपोर्ट ट्रांजैक्शन इज बिल ऑफ एंट्री. It is not an invoice issued by the supplier that who has exported me or the goods to India. It is not a debit note. It is the bill of entry which is being generated on the basis of which goods are being cleared from custom frontier, on the basis of which I am paying IGST, which is the relevant document. And since bill of entry is not covered by 16(4), it only covers invoice or debit note. So if any situation comes wherein in case of import credit has been taken beyond time limit as provided in the 16(4), argument can be taken that 16(4) only covers invoice or debit note, it does not cover bill of entry. So this was something I thought that I would discuss with regard to section 16 subsection 4. And again, I would conclude 16(4). We have discussed it at length. 16(1), 2, and 4, or the retrospective amendment rule 61(5), and the judgment of Honorable Gujarat High Court in case of Arpent Company, on the basis of which the retrospective amendment rule 61(5) was brought in. We have also discussed the agenda to the GST Council meeting. But these are all cases wherein there is a litigation. The first part on the first responsibility on our part should be on the also on the part of the client, that if possible try to make as much compliance of 16(4), because it is giving an additional time limit. There might be issues for 17, 18, and 18, 19 because they were initial years, but for 19, 20 onwards or subsequently, the issues might be coming down, and the first effort should be for compliance of the provision. And if something has stopped us or denied us in making proper compliance, then yes, we can take the litigation ahead. But as we have seen in GST, in case of Tran 1 as well, the matter would not be settled unless until it reaches up to the Supreme Court. So this was about section 16(4). Now coming to rule 36(4). See, we have all discussed rule 36(4) many times, so I would not be detailing out again the entire scenario of rule 36(4). I would only be discussing the issues which are being attached with rule 36(4). So now we are discussing the scenario post 9th October 2019. हमने 9 अक्टूबर 2019 से पहले का सिनेरियो पहले डिस्कस किया था. Now we will be discussing scenario after 9th October 2019. और रूल 36(4) अगर शुरुआत करें तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक चीज जो डिस्कस करना चाहूंगा, फिर उसके बाद हम इसकी वैलिडिटी पार्ट या दूसरे इश्यूज इसके जो है वो डिस्कस करेंगे. Rule 36(4) says ITC to be availed by a registered person in respect of invoices or debit notes, the details of which have not been uploaded by the supplier shall not exceed 10% of the eligible credit in respect of invoices which have been uploaded by the supplier under subsection 37(1). So it makes a restriction that a registered person can only avail ITC of the invoices which are being reflected in GSTR, which have been filed, uploaded by the supplier in GSTR1, and an additional portion of 10% has been given by Rule 36(4). कि अगर आपके सप्लायर ने 100 रुपए GSTR1 में अपलोड किए हैं तो आप 110 रुपए तक वो क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं. But the important term is ITC to be availed by a registered person. तो अवेलमेंट से मतलब क्या है? व्हाट इज मेंट बाय टर्म अवेल? क्योंकि ये कॉमन हमारे इंटरप्रिटेशन है कि रूल 36(4) is only applicable for the returns which are being filed for the month of October 2019 and onwards. तो हमारा एक जो इंटरप्रिटेशन है कि रूल 36(4) is only applicable for returns
for the period after October 2019. This is, in my view, somewhere an incorrect interpretation. Because Rule 36(4) is saying about ITC to be availed. और अगर हम सेक्शन 39(1) देखेंगे तो सेक्शन 39(1) जो GSTR 3B की बात करता है या GSTR 3 की बात करता है, so it says that the person should have filed in GSTR 3B the ITC to be availed. तो अगर मैं लॉ के स्कीमा को देखता हूं तो any ITC which has been claimed through GSTR 3B is availed as per the intention of the legislature. So whenever I am putting something in GSTR 3B and I am filing GSTR 3B, I am availing the input tax credit. Now when Rule 36(4) that any ITC to be availed after 9th October 2019 should be 110% of the amount being uploaded by the supplier. तो इसका मतलब है कि 9 अक्टूबर 2019 के बाद मैं किसी भी तरह की आईटीसी अवेल करूंगा, it should be 110% of the amount uploaded by the supplier in GSTR 1. तो अब मान लीजिए मैंने मार्च 2019 का रिटर्न फाइल किया और मैंने वो रिटर्न 15 अक्टूबर 2019 को फाइल किया। तो जब मैंने 15 अक्टूबर 2019 को फाइल किया, दैट मींस आई हैव अवेल्ड द आईटीसी on 15th October 2019 and it is after 9th October 2019, therefore provisions of Rule 36(4) would be applicable. यहाँ पे Rule 36(4) ये नहीं बोल रहा है कि input tax credit to be availed for the period after October 2019. It is only saying ITC to be availed by a registered person. So any ITC which is claimed after, which is availed after 9th October 2019 should be in line with Rule 36(4). That is the intention of the government. Although how far that intention is correct, that is something we will be discussing. But this is the intention of the government, that any ITC which has been availed after 9th October 2019, be it pertaining to any period, that is hit by Rule 36(4). तो मार्च 19 का रिटर्न मैंने अगर 15 अक्टूबर 2019 को भरा है तो उस पे Rule 36(4) एज पर इंटरप्रिटेशन ऑफ Rule 36(4) एप्लीकेबल होता है। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि मान लीजिए 2018-19 की आप ऑडिट कर रहे हैं और उसमें मार्च 19 का जो रिटर्न है, इट हैज बीन फाइल्ड ऑन 15 अक्टूबर 2019. So whether as an auditor you have to check कि ITC is 110% of the amount uploaded by the supplier. So in my opinion, okay, whether a provision is a constitutional provision or not, or it is not a constitutional provision, it is something to be litigated by the client and something to be decided by the judiciary. But when I am sitting in the seat of the auditor, I cannot say in my audit report that I believe that Rule 36(4) is unconstitutional, therefore I have not verified the applicability of Rule 36(4). I am expected to follow the law. देखिए वहां पे इंटरप्रिटेशन का इशू हो सकता है कि Rule 36(4) किस केस में लगता है, किस केस में नहीं लगता है। But as a professional, if I would say कि नहीं Rule 36(4) तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और मैंने इसलिए इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं देखी, तो वहां पे somewhere down the line I am not fulfilling the duty. मेरा काम है कि मैं Rule 36(4) की एप्लीकेबिलिटी चेक करूं, असेसी का काम है कि वो उससे एग्री हो तो भर दे, नहीं हो तो उसको लिटिगेट कर दे। बट आई कैन नॉट सिट इन द शूज ऑफ द असेसी एंड से कि नहीं ये तो हार्डशिप है और वो भरेगा कैसे। आई एम ओनली एक्सपेक्टेड टू वेरीफाई द कंप्लायंस विद द प्रोविजन. I am not expected to give the final verdict or my opinion on the provision. So, in my opinion, if as an auditor, Rule 36(4) is applicable in cases, then auditor should verify and give his comment that whether the compliance has been made or not. And if the compliance has not been made, then an appropriate disclosure should be given as an auditor. Now, whether assessee accepts it or not, it is his domain. Whether he litigates it or not, it is his domain.
whether it is held constitutional or not, it is the domain of the legislature. Or supposedly I have conducted the audit and some other chartered accountant, I have conducted the audit, now मैंने ये चीज देखी, it is for someone else to litigate it, or I should not accept the assignment because I am not in consonance with 36(4). Someone would do and I would litigate the matter. So as an auditor, it is my responsibility, in my opinion, to see that Rule 36(4) has been complied or not, and it is upon the assessee to decide whether he wants to litigate it or not. So ये तो Rule 36(4) का एक part था, which I think that should be kept in mind while reading through Rule 36(4). अब यहाँ पे GST 2B पिक्चर में आया जब गवर्नमेंट ने उस 2B को नोटिफाई कर दिया. Now GST 2B एक पर्टिकुलर डेट पे जनरेट होता है और उस पर्टिकुलर डेट पे जिन भी जनों ने GSTR 1 फाइल किया उस पर्टिकुलर डेट तक वो उसमें एंट्री आ जाती है. तो जब वो एंट्री उस पर्टिकुलर डेट की आ जाती है तो जो सर्कुलर आया था गवर्नमेंट का 123/42/2019 डेटेड 11 नवंबर 2019, उसमें उन्होंने बोला कि भाई जो आपकी क्रेडिट एज ऑन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न आई है GSTR 1 पे, वो ही क्रेडिट आप उस महीने के लिए क्लेम कर सकते हैं. तो इसका मतलब है कि अक्टूबर 2020 का अगर मान लीजिए GSTR 1 की लास्ट डेट 11 नवंबर 2020 थी, तो जितने GSTR 1 11 नवंबर 20 तक भरे गए हैं उसकी ही क्रेडिट आप क्लेम कर सकते हैं और इसीलिए GSTR 2B का फॉर्म ने जनरेट कर दिया. पर अगर मैं वापस से रूल 36(4) पे जाता हूँ तो रूल 36(4) ऐसा कहीं भी रेस्ट्रिक्शन नहीं डालता कि GSTR 1 की ड्यू डेट तक जितने GSTR 1 अपलोड हुए हैं उसकी ही क्रेडिट मिलेगी. वो सिर्फ मेरे को ये जानता है कि जब मैं ITC अवेल कर रहा हूँ, इसका मतलब है जब मैं GSTR 3 फाइल कर रहा हूँ तब मेरी क्रेडिट जितने GSTR 1 उस दिन तक अपलोड हुए हैं उसकी 110% होनी चाहिए. It is nowhere providing that ITC to be availed should be equal to 110% of GSTR 1 uploaded by the due date of filing of GSTR 1. It is only saying that ITC to be availed should be equal to 110% of invoices uploaded in GSTR 1. तो जो ये सर्कुलर में उन्होंने डाला था और जिस बेस पे GSTR 2B जनरेट हो रहा है, again this is going beyond the provisions of Rule 36(4) itself. Leave aside whether Rule 36(4) is ultra vires or not. यहाँ तो भी प्रॉब्लम ये है कि Rule 36(4) के बियॉन्ड जाकर के एक रिस्ट्रिक्शन सर्कुलर में डाला गया और उसके ऊपर GSTR 2B एक स्टेटमेंट दिया गया. So in cases wherein proper credit is not being reflected in 2B but it is being reflected on the date of filing of return, so without challenging wires of Rule 36(4), I can still claim the credit. I only need to say that circular is laying something which is not provided in the rule. और वो जो चीज मैंने आपको बोली थी कि भाई ITC to be availed, that means any 3B for any period filed after 9 October 2019 is covered by Rule 36(4). That is also cleared by the circular 123 dated 11 November 19, when say the restriction of 36(4) will be applicable only on the invoice and debit notes on which credit is availed after 9 October 2019. तो यहाँ पे हमको 3 स्टेजेस में देखना पड़ेगा इस चीज को. पहला तो Rule 36(4), a literal interpretation of Rule 36(4) what it says. दूसरा स्टेज आता है कि द रिस्ट्रिक्शन पुट इन बाय द सर्कुलर कि 2B या फिर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग और GSTR 1 तक जितनी क्रेडिट मिलेगी आप वही ले सकते हैं. दैट इज समथिंग चैलेंजेबल without challenging the wires of Rule 36(4), because Rule 36(4) does not provide any restriction for the claim of credit only up to due date of filing of GSTR 1. Now comes the third part, the part of challenging Rule 36(4). How far correct is Rule 36(4)? तो देखिए अगर हम Rule 36(4) को देखते हैं तो Rule 36(4) में एक रिस्ट्रिक्शन डाला गया था, पहले 120% का फिर 110% का. वो रिस्ट्रिक्शन कुछ ऐसा था जो सेक्शन 43A में डाला गया.
अगर सेक्शन 43A(4) जो अभी तक गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किया कि उसकी इफेक्टिव डेट क्या होगी, अगर हम उसको देखते हैं तो इट सेज द प्रोसीजर फॉर अवेलिंग आईटीसी in respect of outward supply not furnished under subsection 3 shall be such as we prescribed, and such procedure may include the maximum amount of input tax credit which can be so availed not exceeding 20% of ITC available on the basis of details furnished by the supplier under the said subsection. So 43A was somewhere similar to how Rule 36(4) has been drafted. पर 43A स्टैट्यूट का पार्ट है, रूल 36(4) डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का पार्ट। तो 43A(4) अगर नोटिफाई हो जाता तो देखिए 43A(4) अगर नोटिफाई होता तो एक हाइपोथेटिकल एडिशनल क्रेडिट दी जा रही थी कि भाई आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल अगर फर्निश नहीं हुई है तो भी हम आपको एडिशनल 20% दे देंगे। और 16(2)(c) को हम करते हैं तो इसीलिए उसको सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41 और सेक्शन 43A बनाया गया कि भाई 16(2)(c) को अगर हम लिटरल इंटरप्रिटेशन लेंगे तो क्रेडिट तो उतनी देगा जितना सप्लायर ने टैक्स जमा कराया, पर क्योंकि 43A एक एडिशनल क्रेडिट दे रहा है which is going beyond the tax which has been deposited by supplier, therefore to maintain the applicability of section 43A, 16(2)(c) was made subject to section 43A. But the things as they stand now, section 43A has not been effected till date. And when section 43A has not been effected till date, can a piece of delegated legislation inserted by way of Rule 36(4) override the, can a delegated piece of delegated legislation Rule 36(4) provide an additional credit of 10% or 20%? तो पहला तो रूल 36(4) के पीछे देखिए। अच्छा, एक चीज और होती है कि अगर कोई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है तो उसके ऊपर उसका एक पेरेंट सेक्शन होगा या उसका एनेबलिंग सेक्शन होगा, क्योंकि स्टैट्यूट जो है दैट इज अप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेचर एंड द पावर टू मेक रूल्स इज डेलीगेटेड टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया, उस रूल के पावर तो उनके पास कहीं एक्ट से आएंगे तभी तो वो रूल बनेगा। और जब वो पावर देने वाला रूल जो सेक्शन 43A था वो इटसेल्फ नोटिफाई नहीं हुआ तो रूल 36(4) कहां से आया? और अब जब हम देखते हैं रूल 36(4) तो आज की तारीख में सेक्शन 16(2)(c) भी एक्ट में है और रूल 36(4) भी एक्ट में। रूल 36(4) जो है वो एडिशनल 10% की क्रेडिट देता है, और क्रेडिट भी कौन सी देता है? 110% देता है जो आपका अमाउंट 2A में दिख रहा है। और 16(2)(c) बोलता है कि अगर आपने टैक्स जमा नहीं कराया सप्लायर ने तो आपको क्रेडिट नहीं देंगे। और reflection in 2A is not approved that tax has been deposited. So rule itself, Rule 36(4) is going contrary to section 16(2)(c), wherein the statute is providing credit would be available on payment of taxes, but rule is saying that we will give you additional 10% if it is reflecting in GSTR 2A, even though tax might not have been deposited. There is no condition in Rule 36(4) that tax should have been deposited. Only condition in Rule 36(4) and it should be reflected in GSTR 2A. तो कहीं पहली बात तो 16 Rule 36(4) is going beyond 16(2)(c) because it is not putting up a condition that tax should have been paid. It is only putting up a condition that ITC would be eligible merely on the reflection of GSTR 2A. So when we had a discussion somewhere with the departmental officer, I somewhere say that Rule 36(4) would be the first rule wherein the department itself might challenge the validity of Rule 36(4). क्योंकि मैं Rule 36(4) में जाके बोलूंगा कि सर मेरे 2A में क्रेडिट दिख रही है, डिपार्टमेंट बोलेगा कि नहीं 3B तो फाइल हुआ नहीं, तो 2A की क्रेडिट के बेस हम आपको 2A की एंट्री के बेस हम कैसे दे देंगे? तो पहली चीज तो Rule 36(4) is somewhere overriding or somewhere in contravention or contradistinction to section 16(2)(c). दूसरी बात, relevant provision under the act empowering Rule 36(4) in absence of section 43A. ठीक है, part of delegated legislation है, but what is the enabling section under the act when section 43A itself has not been notified?
तब यहाँ पे दो सेक्शन आते हैं टू द रेस्क्यू, टू द प्रोबेबल रेस्क्यू टू द लेजिस्लेचर और द गवर्नमेंट. पहला तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, when it says that a person would be entitled to take credit subject to such conditions or restrictions as may be provided under the act. तो देखिए जब सेक्शन 16(1) अगर सफिशिएंट था तो देन व्हाट वाज द नीड टू ब्रिंग सेक्शन 43A. अगर कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शन 16(1) में आकर के रूल 36(4) में डाले जा सकते थे तो 43A लाने की जरूरत क्या थी? एंड इफ 43A, इफ सेक्शन 16(2)(c) was subject to 43A, so in the same manner section 16(2)(c) should also have been subject to rule 36(4). or section 16(2)(c) should have been subject to section 16(1). If I say that the condition as provided in 16(1) is sufficient for 36(4), but 16(2) तो अपने आप में it is having an overriding impact on 16(1) and 16(4). So the argument that 16(1) is sufficient enough for 36(4) does not holds good if we see in light with section 43A. And when we see that 16(2) is starting with a non-obstinate clause and overriding 16(1). दूसरा section 164, which empowers the central government to bring in the rules for the proper implementation of the provisions of the statute. अगर हम GSTR 1 में पूरी लड़ाई देखें तो GSTR 1 में तो रेगुलरली जो एसएससी की तरफ से, टैक्स पेयर की तरफ से क्वेश्चन उठाए गए थे, ट्रान 1 नॉट GSTR 1, ट्रान 1. अगर हम ट्रान 1 का पूरा अभी तक का सिनेरियो देखें तो ट्रान 1 में जो एसएससी की तरफ से रेगुलरली दिया गया कि सर हाउ रूल 117 कैन प्रिस्क्राइब अ टाइम लिमिट व्हेन सेक्शन 140 सबसेक्शन 3 इज नॉट प्रोवाइडिंग विदिन टाइम एज वी प्रिस्क्राइब. When the act is not empowering the government to provide a time limit, how rule 117 can provide a time limit? तो वहां पे ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने और मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि सेक्शन 164 इज वाइड इनफ to empower the government to bring in the rules for the proper implementation of the act. तो क्या सेक्शन 164 में पावर एक्सरसाइज करके गवर्नमेंट बोल सकती है कि हम रूल 36(4) लाए थे? तो यहाँ पे तो सारी चीजें हैं, इट रिवॉल्व्स अराउंड सेक्शन 43A. And how 43A comes to the rescue of the SSC, it is something for the judiciary to decide in the future. और जैसा हमने देखा है रूल 36(4) के अगेंस्ट में a writ petition has been filed before the Honorable Rajasthan High Court and notices has been issued. तो पहली चीज जो आएगी कि what is the enabling section or parent section for rule 36(4). Second, genuine inward supplies cannot be denied benefit of ITC that we have discussed at length while discussing section 16(2)(c). Third, how recipient can be made responsible for supply not depositing the due tax, that is also been discussed in section 16(2)(c). Fourth argument, which is very relevant for rule 36(4), mechanism available to the recipient as and when section 43 would have been applicable not yet brought in place. जो हमने RS ट्रांसमिशन के केस में देखा था कि लेजिस्लेचर ने ऐसा कौन सा मैकेनिज्म दिया परचेजर को टू एनफोर्स द कंप्लायंस. तो सेक्शन 43A मान लीजिए जब भी एनफोर्स होता और सरल सुगम और सहज जो स्कीम सोची गई थी विद ANX 1 and ANX 2, वहां पे the recipient would have been able to communicate with the supplier for non deposit of tax by inserting the missing entries of missing invoices. So what the legislature has done, they have not made section 43 effective, but they have picked on selective basis whatever they thought it right. So therefore they picked up the restriction of 20%, but they did not bring in the mechanism for communication between the recipient and the supplier. और जब वो mechanism नहीं आया है, that means that whatever remedy which was available with the recipient has not been given to him. Fourth लेते हैं section 16(2)(c, section 16(4) vis-a-vis rule 36(4).
whether a piece of delegated legislation can supersede legal conditions and authority behind delegated legislation yet to be identified since 43 not yet notified. तो 16(2)(c) हमने देखा, 16(4) हमने देखा वो टाइम लिमिट है, तो क्या वो टाइम लिमिट रूल 36(4) के लिए एप्लीकेबल है? क्योंकि रूल 36(4) जो है अपने आप में एक स्टैंड अलोन प्रोविजन है, उसके पीछे जो एप्लीकेबल प्रोविजन है और जो एप्लीकेबल प्रोविजन है वो दूसरे प्रोविजन से उसका क्या लिंक है, दैट इज नॉट येट क्लियर. And last but not the least, legal precedents laid down in VAT regime. जो हमने डिसीजन भी डिस्कस किए, मैंने हालांकि 2 ही डिसीजन किए, there are certain other decisions also, but these 2 decisions in case of Arise India or in case of RS Transmission, the wording in the statute is somewhat similar to the wording in GST Act. Under those 2 statutes, that is RVAT Act or the Delhi VAT Act, it was clearly provided that the recipient would be entitled to credit only when the seller has deposited the tax. And this is something which has been provided in 16(2)(c) along with an additional condition that the tax has been deposited either in cash or through genuine credit, admissible in respect of the said supply. तो लीगल प्रेसिडेंस जो है, हालांकि जीएसटी रेजिम में एक नया रेजिम है, but it is not yet settled, but जो पुराने जीएसटी रेजिम, प्री जीएसटी रेजिम के जो केसेस हैं, in my opinion, if the wordings of the scope of the section in pre GST regime is somewhat similar to the post GST regime, they can be held to be applicable in post GST regime as well. So 1636 rule 36(4) is something which the government seems to have brought in the rules just to make section 43A applicable through the back door. And that's why it has been litigated at many stages. But again, what I would say is, uski applicability, if it is not possible at our end, then in appropriate cases we should challenge the legislation. Because in high demand cases, we should not wait for the department to come and make a proceedings against us, and then we would be going to the court. It's better in high value cases to approach the court right at the outset. And in small cases, if the compliance is possible, try to ensure the compliance. So this was all about the topic which was given to me, section 16 subsection 4, rule 36(4) and section 16(2)(c). I tried to cover the topic in as much detail as possible, and the presentation would be shared along with you, and the participants can make further research on the subject, because this is only a presentation. There is much more to the law which we can read. There is something which we say behind the scenes. So I again thank you, Jaipur branch, for giving me the opportunity to discuss the subject and hand over the session back to Varunji. And I have left the time for the queries, if any, if there are from the participants. Thank you, sir. Thank you very much, sir. सर आप अर्पित सर आपने बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज के अंदर आपने जो जीएसटी इनपुट से रिलेटेड क्वेरी जो है और आपने जो प्रोविजन एक्सप्लेन किए, आई होपफुली ये जो भी पार्टिसिपेंट व्यूअर्स है उनकी नॉलेज में वैल्यूएट करेंगे और उनको हेल्पफुल रहेंगे सर. और आई थैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच टू ऑल व्यूअर एंड पार्टिसिपेंट्स. एंड इन लास्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर कुलदीप जी, आवर सेक्रेटरी, फॉर वोट ऑफ थैंक्स. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आज के सेशन के लिए, क्योंकि आज का जो सेशन था ये मेंबर्स की रेगुलरली क्वेरीज आ रही थी आपके कि ये जो कुछ लॉ में या जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे जो भी क्वेरीज थी उनका बहुत ज़्यादा इशू थे, और आपने इनको बहुत अच्छा सा आपने पूरा अपनी नॉलेज शेयर की. और साथ ही मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा आज के हमारे मॉडरेटर श्री वरुण शर्मा जी का, कि अपने प्रोफेशन के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए, ब्रांच के लिए आपने टाइम निकाला और मेंबर्स के बीच में आप आए. बहुत बहुत धन्यवाद. और अंत में मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी मेंबर से कि 25 तारीख से जयपुर ब्रांच से ब्लड डोनेशन का ड्राइव ऑर्गेनाइज करी है, जो कि डिफरेंट प्लेसेस पे हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हम ब्लड डोनेशन करें, क्योंकि पिछले 8-10 महीने से
ब्लड डोनेशन उतना जितनी डिमांड होती है अपने हॉस्पिटल्स में और जो मेडिकल सेक्टर में वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है अपने मेडिकल साइंस को। तो उसी को देखते हुए जयपुर ब्रांच ये एक ड्राइव स्टार्ट करी है जिसकी शुरुआत 25 तारीख जबकि जो कि क्रिसमस डे है और गीता जयंती भी, भगवत गीता जयंती भी। तो इन दोनों एक अच्छे दिन के उपलक्ष्य में हम एक ब्लड डोनेशन ड्राइव जो हमें वो पूरा जयपुर में स्टार्ट करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसके लिए प्लानिंग करें, मैक्सिमम लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, अपने साथी लोगों को, परिवारजनों को मोटिवेट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए एक ऐसा काम है कि 2020 में अपने को पता है कि बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं हो रही, बट अंत में अपन को चीज अच्छी करें, मानवता के लिए करें, क्योंकि ये कुछ अच्छी चीज ही हमें जो कि हमें आगे लेके जाएगी 2021 में। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जयपुर ब्रांच मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से कि आप आए और इस जो कार्यक्रम है इसमें आप जुड़े। हम बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। थैंक यू सर। सर एक क्वेरी थी, अगर आप परमिशन दे, टाइम है थोड़ा सा तो मैं। अरे टाइम है सर, मैं तो छोड़ा इसलिए है कि 10-15 मिनट क्वेरीज होंगी तो अपन डिस्कस कर लेंगे। और अगर किसी और को भी क्वेरी है तो रेज हैंड कर सकते हैं, तो देन फिर हम उनको अनम्यूट कर देंगे। सर क्वेरी ये थी कि एक एग्रीमेंट हुआ बिल्डर्स का और एक कॉन्ट्रैक्टर का, और उसमें ये हुआ कि आप बिल्डिंग बनाएंगे, जैसे अपन वो करते हैं ना सर पेमेंट की, अगर फाउंडेशन बनेगा तो 10% पेमेंट कर देंगे हम कॉन्ट्रैक्टर को, फिर फर्स्ट रूफ डलेगी तो 20% कर देंगे रनिंग बिल पे। अब कॉन्ट्रैक्टर ने रनिंग बिल तो दिए नहीं, और उस एग्रीमेंट के हिसाब से उसने कहा, बोला था मेरा काम हो गया, अपने उसको मेजरमेंट कर लिया, अपने उसको पेमेंट कर दिया, फिर मेजरमेंट कर लिया, फिर पेमेंट कर दिया। और उसको पेमेंट चला गया अप्रॉक्स 4 करोड़, टोटल प्रोजेक्ट था वो 12 करोड़ के आसपास, 1/3 काम हो गया था। अब डिस्प्यूट हो गया कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर के बीच में। अब कॉन्ट्रैक्टर ने बिल देने से मना कर दिया, तो क्या जो 4 करोड़ पेमेंट क्योंकि जीएसटी उसमें इंक्लूड था, वो जीएसटी के हिसाब से पेमेंट किया था, तो अब वो इनपुट कैसे क्लेम करे वो बिल्डर, उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो सर जब आपने पेमेंट किया था तब उसने शुरुआत से ही आपको इनवॉइस जनरेट इशू नहीं किया? शुरू से नहीं किया था। और जब इनवॉइस इशू नहीं किया तो फिर उसने कहीं पे भी आपसे टैक्स तो पैसा कलेक्ट किया पर टैक्स जमा नहीं कराया? जी सर। तो फिर सर हमको इसमें ऑप्शन तो हमारे पास अभी है नहीं क्योंकि इनवॉइस हमारे पास नहीं है। तो हमको क्या है कि क्योंकि सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग ही वाज लायबल टू इशू इनवॉइस on the basis of continuous supplier service on the basis of completion of an event. And since invoice has not been issued, we should make a complaint to the department कि सर मैंने इनको पैसा दिया हुआ है, they have collected tax from me but they have not issued invoice. So you are जब invoice issue नहीं किया इसका मतलब है उन्होंने tax भी जमा नहीं कराया. That means tax has also not been deposited. So it is a case of financial fraud जहाँ पे हम अपनी bona fide prove कर दें और साथ में ये बता दें कि we were regularly pursuing for the issue of invoice but it was not issued by the contractor just to avoid payment of taxes. तो ऐसे केसेस में जितने फोरम्स में आप मैटर को उठा सकेंगे टू प्रूव योर जेन्युइननेस, इट वुड अगेन गो टू द बेनिफिट ऑफ यू कि I had made the payment but the contractor has not issued the invoice, so default was on his part, not on my part. सर जो बोनाफाइड को अगर मुझे करना है तो उसको मेल लिखता रहूं मैं रेगुलरली, उसको मैं प्रूव कर सकता हूं कि सर मैंने उसको मेल भी लिखी है, मैंने उससे टेलीफोनिक में भी कई बार डिस्कशन किया है कि आप मुझे इनवॉइस इशू करें। तो एक्चुअली नहीं, आप उसके जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को भी कंप्लेंट डालें ना सर, क्योंकि वो विद इन सर्विस सर्विस तो इनवॉइस तो इशू करना ही पड़ेगा, जब उसने वर्क कर लिया, पेमेंट कर लिया, तो उसको इनवॉइस तो उसकी भी ड्यूटी होगी। हाँ तो आप उसके जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को भी डालें और अपना जो आपका जो जुरिसडिक्शनल ऑफिसर है एसएससी का, वहां पे भी लिखें कि ऐसा केस है जहां पे हमने पेमेंट कर दिया बट ही इज नॉट इशूइंग इनवॉइस एंड ही इज नॉट पेइंग टैक्सेस। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इवन और भी किसी क्वेरी है तो प्लीज आप रेज हैंड कर सकते हैं, क्वेरी पूछ सकते हैं। वरुण जी कोई आपके पास चैट बॉक्स में थोड़ी कोई मेरे पास कोई एक आध क्वेरी आई है। जैसे एक क्वेरी आई है सर, उन्होंने लिखा है कि सर 2A के अंदर इनपुट है लेकिन 2B में वो इनपुट नहीं आई, तो वो क्या क्लेम कर सकता है, या वाइस वर्सा हो कि 2B में आ गई 2A में नहीं है, 2A में है 2B में नहीं है? तो देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि 2A और 2B हमारा काम ये है कि भाई सामने वाले ने जीएसटी अमन फाइल कर दिया, अगर आपको 2A में क्रेडिट दिख रही है तो 2B में नहीं दिख रही है, 2B में दिख रही है 2A, तो ये मेनली टेक्निकल ग्लिचेस है। कहीं ना कहीं जब भी ऐसा कोई सिनेरियो आपके पास है, जस्ट ट्राई टू इंश्योर विद द सप्लायर कि उसने जीएसटी फाइल कर दिया। इफ ही हैज फाइल्ड द जीएसटी क्लेम द क्रेडिट, क्योंकि ये टेक्निकल ग्लिचेस कभी ना कभी जाकर के रिजॉल्व हो जाएंगे। और ऐसा कोई केस है तो डाउनलोड एंड सेव वो जीएसटी 2 एंड 2B फॉर दैट पीरियड, क्योंकि ऐसे इश्यूज बहुत जगह आ रहे हैं। हाँ सिर्फ तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, मतलब कुल मिला के अपने को अगर अपने कहीं पे भी एक जगह दिख रही है तो अपने को क्लेम कर लेना चाहिए, क्लेम कर लेना चाहिए।
सर बिल्कुल सही। सर एक और क्वेरी आई हुई है सर, वो ये कह रहे हैं कि सर मान लो जो मतलब सप्लायर जो था उसने सितंबर 20 की रिटर्न लेट फाइल करी, जैसे आज करी, तो अब वो उसकी इनपुट क्लेम कब करेगा, या कब उसको जो नेक्स्ट रिटर्न दिसंबर की फाइल करे या जनवरी 21 की फाइल करे उसमें क्लेम कर सकता है? रिसिपिएंट, हाँ रिसिपिएंट। तो देखिए सप्लायर ने रिटर्न लेट फाइल करी, 3B लेट फाइल करी। नहीं तो उससे तो सर मैं वही बोल रहा हूँ ना कि सप्लायर ने रिटर्न फाइल किया, सप्लायर तो मान लीजिए 1 साल बाद भी कर सकता है। मेरा मैं कब क्रेडिट क्लेम कर सकता हूँ? मेरे पास इनवॉइस और मेरे पास गुड्स आ गए हो। लेकिन सर वो अपने 2A में 3B वगैरह में दिखेगा नहीं ना सर, अपने उसमें आएगा हाँ, ही नहीं। तो उसमें अगर वो आपके एडिशनल 10% में फॉल कर रहा है तो आप उसमें ले सकते हैं। अगर एडिशनल 10% के बियॉन्ड भी जा रहा है तो आप उसको उस पर्टिकुलर केस के लिए आप 2A और 2B को एक बार भूल जाए एंड गो विद द इंटेंट ऑफ द लॉ। ठीक है, मतलब अपना वरना जो अवेलेबल डॉक्यूमेंट है उनके बेस पे अपन आईटीसी क्लेम कर ले। आईटीसी क्लेम कर ले। 10%। एक्चुअली प्रॉब्लम यही आती है कि 10% से ज्यादा ही क्लेम करना पड़ेगा, क्योंकि वो रिटर्न फाइल होती नहीं है, वो लेट फाइल करते हैं, फिर बाद में रिफ्लेक्ट होती है, तो फिर वो दिक्कत आती है सर। और देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक तो हम अपने क्लाइंट्स को एजुकेट करें कि ट्राई टू फॉलो अप विद द सप्लायर, जो आगे जाके हम कर सकते हैं। दूसरा, मान लीजिए उसने बाद में फाइल भी कर दिया तो अल्टीमेटली दे हैव डिपॉजिटेड अ टैक्स and government has got the revenue. I am only claiming that part only, and once it has been deposited, even though after timeline, but since the government has received the revenue, I am entitled to claim the credit. लेकिन सर अपने पास डॉक्यूमेंट है, इनवॉइस है, बिल्टी वगैरह सब कुछ है, और अपन ने उसके बेस पे आईटीसी क्लेम भी कर ली जो बियॉन्ड 10% होती जा रही है, और वो ऐसे करते करते एक्यूमुलेट हो गई आईटीसी अपन ने। लेकिन सामने वालों ने 2A में रिटर्न फाइल नहीं करी है, डिले कर दिया, उन्होंने डिपॉजिट नहीं कराया, तो कल को अपने ऊपर असेसमेंट होगा। तो मैं आपको वरुण जी, टेस्ट की लायबिलिटी का क्या सीन रहेगा सर? नहीं, मैंने वही बोला कि आप यहाँ पे देखिए दो अप्रोच होती हैं, आइदर फॉलो द लॉ और चैलेंज द लॉ। ठीक है, आप या तो फॉलो कर लीजिए, पर जैसे अब आपका केस है कि भाई मैं तो रेगुलरली मेरे सप्लायर तो फाइल ही नहीं कर रहे हैं और मेरे पे 10% की जो क्रेडिट है एक्यूमुलेट होती जा रही है, अब उसका अमाउंट बहुत बड़ा हो गया और अगर डिपार्टमेंट आएगा तो मेरे अगेंस्ट पिनल एक्शन होता है, तो ऐसे केसेस में इट वुड बी एडवाइजेबल टू चैलेंज द लॉ बिफोर द जुरिसडिक्शनल हाई कोर्ट। कुल मिला के डॉक्यूमेंट के बेस पे करते रहना चाहिए, जो फैक्ट पे चलना चाहिए। एक्ट क्या करे, फैक्ट अपने पास यही है। अब नहीं, पर जहाँ पे सर देखिए हाई डिमांड मैटर है, हाई वैल्यू मैटर है, वहां पे आप चैलेंज करिए। बिकॉज अगर आपने चैलेंज नहीं किया और डिपार्टमेंट ने कोई एवेसिव एक्शन ले लिया तो उस केस में क्या होगा कि फिर वो चैनल बहुत लंबा हो जाएगा, अपीलेट अथॉरिटी के थ्रू होते हुए हाई कोर्ट जाना। बेटर ये है कि अगर ऐसे केसेस हैं, व्हाट वी हैव आल्सो एडवाइज्ड द क्लाइंट कि आप जहां तक आप कंट्रोल कर सकते हैं ट्राई टू फॉलो द लॉ। पर जहां पे आपको लग रहा है, आप जैसे एक एसएसी था, बिल्डर का केस था, बिल्डर के केस में उसके 2A सप्लायर ने GST-1 फाइल नहीं किया, हमेशा उसकी क्रेडिट एक्सेस रहती है। अब उसने बोला कि सर मैं 3 महीने में अगर पैसा भर दूंगा क्योंकि मेरे GST-1 फाइल नहीं किए सप्लायर ने, तो ये पैसा तो मेरे लास्ट टाइम तक एक्यूमुलेटेड रह जाएगा और बिल्डर को वैसे ही आईटीसी का रिफंड नहीं मिलता, तो ये पहले तरह से ब्लॉक हो जाएगा। तो व्हाट वी हैव अप्रूव्ड इज वी हैव फाइल्ड द रिट बिफोर द जुरिसडिक्शनल हाई कोर्ट इन सच केस। बिल्कुल सर। चलो सर, थैंक यू सर, आपने मतलब जो क्वेरीज थे उनका भी आंसर दिए। और अनिल जी कुछ हो तो और क्वेरी आई हो आपके पास तो आप कर लीजिए डिस्कस, बाकी थैंक यू सर। और भी कई तो अभी नहीं है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। और भी कोई क्वेरी होगी तो हम आपको परेशान करेंगे सर। जरूर सर, जरूर। और मैं रिक्वेस्ट वापस एक बार सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज नाम और मेंबरशिप नंबर, योर नेम एंड मेंबरशिप नंबर आप प्लीज जो आईसीआई एडमिन के चैट बॉक्स है वहां आप लिख दीजिए, अदरवाइज सीपी क्रेडिट नहीं मिलेगी। प्लीज नाम और मेंबरशिप नंबर प्लीज आप आईसीआई एडमिन, नॉट मेरे को भी नहीं, वरुण जी को नहीं, अर्पित जी को भी नहीं, सिर्फ आईसीआई एडमिन के आप चैट बॉक्स के अंदर डालें सो दैट आपको सीपी क्रेडिट मिल जाए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वरुण जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू अनिल जी, थैंक यू वरुण जी, ठीक है सर, थैंक यू।